हेलो हेलो हेलो, गुड इवनिंग गुड इवनिंग। हेलो हेलो मेरे अंडरमेंटर्स, क्या आप सभी लोगों को मेरी आवाज सही से सुनाई दे रही है? क्या हो गया इसको? गुड इवनिंग एवरीवन, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। हाँ, आवाज तो जा रही है शायद। एक बार वीडियो भी चेक करना यार, वीडियो जा रही है बेटा? एक बार जल्दी से एक बार थम्स अप कर दीजिए, बता दीजिए कि क्या आप सभी लोगों को आवाज और वीडियो दोनों आ रही है, हाँ या ना? क्योंकि मेरे सामने शायद थोड़ा सा अटक रहा है, अब आ गया है। लेट्स सी मेरे एंटरमेंटर्स, जल्दी से एक बार थम्स अप कर दीजिए मेरे एंटरमेंटर। हाँ, गुड इवनिंग बेटा, लव यू ऑल, जय श्री कृष्ण, राधे राधे, राम राम भाई सारे ने। जल्दी से आ जाइए क्लास में, आ जाओ भाई। हमारे सामने थोड़ा सा वीडियो का लग रहा है, एक बार चेक कर लेते हैं। आप सभी लोग एक बार जस्ट मेरे को थम्स अप करके बता दीजिए कि आप सभी लोगों को वीडियो सही से दिखाई दे रही है। एंड वेरी गुड वेरी गुड। तो मेरा नाम है राजन सिंह और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अर्जुना जेई बैच में बेटा। हाँ, और आज हमें करना है लेक्चर नंबर 9। आज हमारे यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स का एक फिफ्थ, बोलिए 70% पार्ट हमारा कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद हमारे पास एक एरर्स वाला पार्ट रहता है और एक सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है? हाँ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ मेरे एंटरमेंटर। तो कल की क्लास में मैंने आप सभी लोगों को बोला था कि क्लास के नीचे आप लोग रिस्पॉन्सिबली चैट करिए। हाँ, और मतलब बताइए कि क्या कमी रह रही है, क्या और इंप्रूव करा जा सकता है, पॉजिटिव साइड में रहिए। और आप सभी लोगों ने आई थिंक कल की क्लास एक बार खोली होगी, है ना? हाँ या ना? एक बार तो खोली होगी ना मेरे एंटरमेंटर? यस। और आपको शायद एक वो उदाहरण दिख गया होगा कि कुछ ऐसे 20 या 25% ऐसे बच्चे हमेशा रहते, ठीक है, जिनको इन सारी चीजों से कोई लेना देना नहीं है। उनको लगता है बस हमने बैच ले लिया, सिलेक्शन हो गया है, हम लोग आपस में बतिया ले थोड़ा सा, किस किस ने वो देख लिया। कल मैंने, वैसे तो मैं क्लास के नीचे कमेंट करने वाला था, लेकिन मैंने करा ही नहीं। मैं सोचा कि इनको एक बार रिमाइंड करा दूं, लेकिन मैंने करा ही नहीं। मैंने कहा लेट इट बी। ठीक है, मैं बार बार थोड़ा ना कह सकता भाई तुम कंपटीशन की डायरेक्शन में आओ, तुम कंपटीशन में आओ, तुम मेहनत करो। बार बार थोड़ा। जो बच्चा पहले से डायरेक्टेड है, अच्छी मेहनत करना चाहता है, उसको चुपचाप करने दिया जाए, है ना? हाँ, ये सुधरने वालों में से नहीं है। ठीक है? और हर साल देखो, आप सभी लोगों को पता है कि जब जेई मेंस का एग्जाम होता है या जेई एडवांस का एग्जाम होता है, उससे पहले कुछ रोंदड़ू बच्चे आ जाते हैं, है ना? रोंदड़ू बच्चे क्या होते हैं? जो सिर्फ रो रहे होते हैं, सर ये दिक्कत हो गई, सर वो दिक्कत हो गई, सर ये प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम। ये एक्चुअली में पता है कौन से बच्चे होते हैं? वो यही होते हैं जो क्लास के बाद सिर्फ चैटिंग में लगे पड़े हैं। हाँ, और जो सिंसियर बच्चा होता है उसका मेजोरिटी हो जाता है और वो अच्छे एप्टीट्यूड से अपने एग्जाम को देने की तैयारी कर रहा होता है। तो जितने भी सीरियस बच्चे मेरे को यहां पर सुन रहे हैं, ये 2 साल की जर्नी हमारे लिए बहुत क्रूशियल है। आपको कई बार ऐसा लगेगा अरे अभी एग्जाम तो है नहीं ना, तो अभी थोड़ा सा रिलैक्स कर लेता हूं। ठीक है, मैं आपको एक चीज दिखाना चाहूंगा। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली इस पूरी जर्नी में ना बेटा, इस पूरी जर्नी में आपके साथ कहीं ना कहीं 10 से 12 लाख लोग, हर साल वेरी करता है, लेकिन आप नोटिस करना 12 लाख लोग यहां पर दौड़ना स्टार्ट करेंगे। फिर मैं स्टार्ट करूंगा होमवर्क के क्वेश्चन से। ठीक है, 12 लाख लोगों के साथ आपको कंपीट करना है। और वैसे अगर एनआईटीज की सीट वीट मिला ले तो आप ये कह सकते हो 50,000 तक की भी अगर आपको अंडर रैंक आ जाती है, ठीक है, ये आपके लिए थ्रेशोल्ड है। मतलब मिनिमम अगर आप 50K की रैंक तक पहुंच जाते हैं तो आपका काम बन जाएगा। और अगर आप टॉप 10,000 के अंदर अगर आप पहुंच जाते हैं, ठीक है, तो आपको आईआईटी में एक सीट मिल जाएगी। अगर आप टॉप 5,000 में है तो आपको एक अच्छी ब्रांच सीएस अगर आपको लेनी है, टॉप 3,000 में अगर आप बोले, ठीक है, 3,000 के अंदर अगर आप हैं, ठीक है, 3,000 भी नहीं बोलना चाहिए, वैसे तो 2,000 के अंदर ही खत्म हो रही है आजकल। ठीक है, 2,000 के अराउंड अगर आप हैं तो आपको कहीं ना कहीं कंप्यूटर साइंस मिल जाएगी। ठीक है, आईआईटी के टैग के साथ कंप्यूटर साइंस मिल जाएगी। अभी आप सभी लोगों की रैंक पता है क्या है? सभी लोग, भले ही वो कितना भी तेज बच्चा हो और भले ही वो कितना भी वीक बच्चा हो, आप सभी लोगों की इनिशियल रैंक यही है। मेरी इस बात को देखो, मैं बार बार आप लोगों को जहां पर जरूरत पड़ेगी वहां तो मैं आपको समझाऊंगा ही, लेकिन मैं बार बार इस चीजों को दोहराऊंगा नहीं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि मेरी सारी एनर्जी इस बैच में सिर्फ कंटेंट के ऊपर जाए। ठीक है, बट यस, आपको बार बार डायरेक्ट करना भी मेरी ही रेस्पॉन्सिबिलिटी है।
अभी आप सभी लोगों की कोई कह रहा हो मेरी 3rd रैंक आ गई है, 4th रैंक आ गई है, तो भाई वेरी गुड, बहुत अच्छा, भीड़ से निकल जाओ। ठीक है, अभी आप सभी लोगों की रैंक 12 लाख के आसपास है। अब यहां से जो ऊपर का लैडर है, कितना ऊपर आपको जाना है, यह डिपेंड करता है आपकी मेहनत और कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन, बेसिक चीजों पर। कई बच्चे ये चीज वो चीज ये चीज वो चीज अभी भी लगे हुए हैं। मैं आपके क्लास के कमेंट्स पढ़ता हूं तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद इतने साल ऑनलाइन पढ़ाने के बाद मुझे अब ये रियलाइज हो गया है कि कुछ एक सेगमेंट है जिसको कभी कोई सुधार नहीं सकता, उसको समझा नहीं सकता। ठीक है, वो हर साल रहेगा, लेकिन यस, मेरी कोशिश ये हो सकती है कि उस पोर्शन को मैं कम करूं। उसमें भी कुछ सेंसिबल बच्चे होते हैं, शायद वो समझ जाएं इस बात को। अब आप सारे लोग यहां से मेहनत करना स्टार्ट करेंगे। अब कई बच्चे क्या होंगे ना, बीच में ही यहां पर आके रुक गए, अब उनकी रैंक आ गई 5 लाख। अब वो क्या कहेंगे, सर मैंने ना पूरा पढ़ा, ठीक है, मैंने पूरा पढ़ा और मेरी रैंक आ गई 5 लाख। मैंने कहा बेटा अगर नहीं पढ़ा होता ना 2 साल तो ये रहती। समझ, तुम्हारी मेहनत ही तुम्हें ऊपर लेके जा रही है। नो डाउट इसमें आपके एरर्स का भी एक रेंज ऑफ रैंक है। अगर आप एक पर्टिकुलर टाइप की मेहनत कर रहे हो तो आपको यह बताया जा सकता है भाई इस पर्टिकुलर टाइप की मेहनत से तेरी 4 या 5 लाख के आसपास रैंक आएगी। फिक्स नहीं, एक रेंज मिल जाती है। कोई बच्चे और मेहनत करेंगे और लगन के साथ पढ़ेंगे तो ये और ऊपर जाएंगे, हो सकता है वो 1 लाख रैंक तक आ जाए। फिर वो बोले कि सर मैंने मेहनत तो करी, ध्यान से सुनना, मैंने मेहनत तो करी लेकिन मेरी रैंक सर अभी तो 1 लाख ही रहेगी, मुझे कुछ मिला नहीं। ठीक है, फिर बात आएगी कि आपने यहां से यहां तक करा, अगर आप मेहनत और अच्छे से करते या अपनी कमियों को और अच्छे से देखते तो आप और ऊपर जाते। नहीं करते, इतनी भी मेहनत नहीं करते तो आप यहां होते। या आपको शायद होता क्या है कि जो आपको मिल जाता है वो आपको हमेशा कम लगता है, लेकिन आप ये देखें कि आप कहां से कहां आए हैं और अगर और ऊपर जाना था तो इसका भी एक रास्ता है, इसका भी एक रास्ता है। कई बच्चे अपनी बहुत अच्छे से एनर्जी लगाते हैं और वो फर्स्ट अटेम्प्ट में ही इस जोन से अंदर चले जाते हैं। उनको फर्स्ट जेईई मेंस 1 जब उनका जनवरी में होता है, उनको आसानी से 96 परसेंटाइल के आसपास या प्लस अगर आप देखें, अगर आप ला रहे हैं तो आसानी से एक एनआईटी फर्स्ट अटेम्प्ट में मिल जाता है 12वीं के साथ। सेकेंड अटेम्प्ट में वो और इंप्रूव करके और अच्छी रैंक और एडवांस के लिए हमारे पास तैयारी स्टार्ट कर देते हैं। अब प्रॉब्लम यह है, आप लोग बाद में जाके क्वेश्चन करोगे कि सर पूरा पढ़ने के बाद मैं यहां क्यों हूं। इसमें 2 नजरिए हैं। आपने पूरा पढ़ा लेकिन अगर आप और अच्छे से पढ़ते तो और ऊपर जाते, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि आप यहां से यहां उड़ रहे हो, ये वाली चीज आपने बिल्कुल भी निगलेक्ट कर दी। नहीं पढ़ते तो यहां आते। अब बात है कि सर मैंने पढ़ा है तो यहां पर आए हो, अगर आप और अच्छे से पढ़ते तो आप और ऊपर जाते। ठीक है, आप कहां क्लाइंब करके जाना चाहते हैं उसकी कुछ स्ट्रगल्स हैं, उसके लिए कुछ मेहनत चाहिए, उसके लिए कुछ डिसिप्लिन चाहिए। अगर आप वो नहीं करेंगे ना बेटा तो मेरे पढ़ाने या किसी के भी पढ़ाने या ना पढ़ाने से आप एक पर्टिकुलर रेंज ऑफ रैंक्स में रह जाते हैं। ठीक है, मैं आपको पिछली क्लास में बताया था कि 20% मेरा कंट्रीब्यूशन है। मैं आपको कंटेंट सही से समझाने की कोशिश करूंगा, रेलिवेंट चीजें पढ़ाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, आपको बहुत जगह पर जाके किताबों को रेफर करने की जरूरत नहीं है, आप लेक्चर नोट्स को रेफर करेंगे तो आपको काफी सारी चीजें समझ आ जाएंगी। एडिशनल चीजें दुनिया में हमेशा रहेंगी। कोई भी टीचर का अगर आप लेक्चर उठाएंगे, आप उस एक लेक्चर को देखने के बाद दुनिया के सारे सवाल नहीं लगा सकते। कई सवाल कुछ नई नई चीजें सिखाते हैं, लेकिन यस, लेक्चर आपको इसके लिए तैयार करता है कि कोई भी नया सवाल हो तो उसकी बेसिक चीजें आपको पता हो और वो प्रैक्टिस के साथ आप सारे लोग बना पाए। थम्स अप करिएगा अगर आपको मेरी बात समझ आई तो। ठीक है, मेरे लेक्चर्स आपको इतनी इंफॉर्मेशन देंगे कि आप टफ से टफ सवाल को भी ये देख सकोगे कि यार इसमें ये चीजें यूज होती हैं। अब उसकी आप प्रैक्टिस अगर आप उस टाइप के सवाल की करते चले जाओगे तो वो सवाल भी आपको आसान लगने लगेंगे। ये प्रोसेस है। अब प्रॉब्लम ये है कि बच्चे ना इसको बहुत लाइटली ले रहे, उनको ये लग रहा है मैं 50,000 रैंक तो ले आऊंगा। वो एक्सपेक्ट यहां से सोच रहे कि मेरे को 50,000 से ऊपर जाना है। रियलिटी है बेटा अभी तुम 12 लाख पर हो और जब तुम सोच रहे होते कि भाई मैं तो 10-20 हजार रैंक तो ऊपर ले आऊंगा, तू 10 लाख तक ही पहुंचा। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि आपने किस चीज को सिलेक्ट किया है। जिस चीज का आप एग्जाम देने जा रहे हैं बेटा, मैं ये कहूंगा कि वो आपका बहुत बड़ा पेशेंस एंड डिसिप्लिन मांगता है, बहुत बड़ा। ठीक है, आपको कई प्रकार के डाउट, कई प्रकार के डिस्ट्रैक्शन इस पूरे रास्ते में आएंगे। अभी तो 11वीं की शुरुआत है, अभी देखना मिड में आना, आपको चैट में फिल रहेगा इधर उधर की बकवास, लेकिन मैं इतना इम्यून हो चुका हूं कि मैं उनको डिस्कार्ड करता चलूंगा, क्योंकि स्टार्टिंग से अगर मैं आपको साथ लगा हूं, मेहनत कर रहा हूं, तो मेरी भी रेस्पॉन्सिबिलिटी है अच्छे बच्चों की तरफ कि भाई उनका नुकसान ना हो। अब ये आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप एक अच्छा बच्चा बने।
अगर आपको चाहिए कि मैं आप पर फोकस करूं तो आपको अच्छा बच्चा बनना पड़ेगा। अच्छा बच्चा इज नॉट हु इज स्कोरिंग गुड, अच्छा बच्चा फॉर मी इज दैट जो डिसिप्लिन्ड वे में लेक्चर्स को देख रहा है। समझ रहे हैं? तो प्लीज इट्स योर रेस्पॉन्सिबिलिटी, आप पूरे बैच की रेस्पॉन्सिबिलिटी है बेटा कि आफ्टर द क्लास आप रेलिवेंट चीजों पर बात करें। आप बात करें लेकिन रेलिवेंट चीजों पर बात करें। क्लियर? तो ये चीज है। एसी हाँ थोड़ा सा चला दो और पानी भिजवा देना, ठीक है? क्लियर? डीपीपी बेटा, कई एक बच्चे ने लिखा था सर डीपीपी के सॉल्यूशन आप दे दो। अरे भाई मुझे तो लगता है कि तुम्हें पूरा ऐप समझाने में 1 साल लग जाएगा जिस स्पीड से तुम कर रहे हो। डीपीपी में अगर तू कोई क्वेश्चन का आंसर मार्क करता, अगर मान ले वो सही है, उसके नीचे एक वीडियो सोल्यूशन आता, वो मेरा ही है, मैंने ही सॉल्व किया है। अगर तू गलत मार्क करता है तो नीचे एक वीडियो सोल्यूशन का टैग आता है, वो सोल्यूशन अगर तू क्लिक करेगा तो मेरा ही आएगा। क्लियर? हाँ यस। कुछ बच्चों ने कहा सर आप होमवर्क क्वेश्चंस की अलग से वीडियो बना के दे दो पर्सनली, जैसे निखिल सर कर रहे हैं, ठीक है? कई बच्चों ने बोला सर निखिल सर होमवर्क सॉल्यूशन की दे देते हैं। मेरे को पता है, जितने एक्सपीरियंस के साथ बोल रहा हूं, बाद में पता है क्या होता है, कई बच्चे बीच में आएंगे, उनको लगेगा भाई 4 क्लासेस दिन में हो रही हैं, अभी मेरी आ जाएगी 5, बच्चा पढ़ेगा ही नहीं। उसको ये नहीं पता कि उसमें सिर्फ क्वेश्चन डिस्कशन हो रही है। समझ रहे हो? तो मैं ऐसा कोई भी एक्स्ट्रा लोड नहीं देना चाहता। मैं कोशिश करूंगा इस साल कि आपके ऊपर कम से कम लोड में बेस्ट से बेस्ट रेलिवेंट चीजें मैं बता दूं। होमवर्क मेजॉरिटी क्वेश्चन मैं क्लास में कर रहा हूं। जब मेरे को लगेगा कि भाई ये चीज है तो उसके लिए मैं कुछ और सोच के बैठा हूं। आपको जून जुलाई के पास आपको मैं वो बताऊंगा कि मैंने इस टाइमर आपके लिए क्या डेवलप कर रहा था, ठीक है? तो अब बस आपको क्या कोशिश करनी है, चुपचाप पढ़ाई करनी है। तो हम लोग लास्ट क्लास में मेरे एंटरप्रेन्योर एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशंस में थे, तो इस वाली स्लाइड की जगह मैं हाथ से लिखना पसंद करूंगा। एक बच्चे ने सवाल पूछा, सारे बच्चे बताना, क्या सारे कांस्टेंट्स की डायमेंशंस m0 l0 t0 होती है? सारे बच्चे। और ये इंपॉर्टेंट है, एक बच्चे ने डाउट पूछा था। अब देखो ऐसे डाउट मेरे को चाहिए। अब ये था कि मेरे को लग रहा था बाय डिफॉल्ट बच्चा शायद अब समझ पा रहा होगा, लेकिन उसी चैट में एक ये बच्चे ने सवाल पूछा था कि कांस्टेंट के रिगार्डिंग, क्या सारे कांस्टेंट की डायमेंशंस हमारे पास 0 होती है, मतलब डायमेंशनलेस होते हैं? देखिए भाई, कांस्टेंट मतलब क्या है? जो कभी चेंज ना हो, कभी, ध्यान सुनना, कभी चेंज ना हो, उसी को कांस्टेंट कहते हैं। अब आपके पास ऐसे कई प्रकार के कांस्टेंट हैं विच आर डायमेंशनलेस। जैसे आप सभी लोगों ने देखा 1 है, 2 है, 3 है, ठीक है, 2 की पावर 4 है हमारे पास। फिर अगर आप बात करें पाई है, ये सारे के सारे कांस्टेंट ही हैं। ये समय के साथ वेरी नहीं करते, बट स्टिल दे आर डायमेंशनलेस, ये नंबर है। और कुछ ऐसे कांस्टेंट भी हैं विच हैज डायमेंशंस, विच हैज डायमेंशंस। कुछ ऐसे कांस्टेंट भी होते हैं बेटा जिनकी डायमेंशंस होती हैं। आप सभी लोगों ने पढ़ा है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, एग्जांपल में ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ये भी कभी वेरी नहीं करता। कांस्टेंट मतलब क्या है? जो कभी वेरी ना करे, चेंज ना हो। तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट भी कांस्टेंट है, लेकिन अगर आप नोटिस करें इसकी डायमेंशन होती है बेटा m-1 l3 t-2। ऐसे ही आपका प्लैंक्स कांस्टेंट है, ठीक है, आपका बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, ठीक है, आपका स्टीफेंस कांस्टेंट है। इनकी डायमेंशन, इसकी जरूरत नहीं है, लेकिन आपको ये चीज समझना है, ठीक है, आपको ये चीज समझना है कि कांस्टेंट मतलब ये नहीं होता बेटा कि डायमेंशनलेस है। अगर आप अपने क्वेश्चंस देखें जो हम लोगों ने प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के ऊपर करे, वहां पर था जैसे फाइंड द डायमेंशन ऑफ ए एंड बी। ए और बी हमारे पास कांस्टेंट है, इनकी डायमेंशंस क्या है? क्वेश्चन में था ए और बी कांस्टेंट है, इनकी डायमेंशंस क्या है? तो भाई आप बोलते कांस्टेंट है तो भैया डायमेंशनलेस हुआ, ऐसा तो नहीं, हमने तो कैलकुलेशन करी है। तो कांस्टेंट एक्चुअली में दोनों प्रकार के होते हैं, डायमेंशंस भी होती हैं कांस्टेंट की और डायमेंशंस नहीं भी होती। जो आपके नंबर्स है, जो आपके नंबर्स हैं उनकी डायमेंशंस नहीं है, लेकिन ऐसी बहुत सारी क्वांटिटीज हैं जो कांस्टेंट है, समय के साथ वेरी नहीं कर रहे, बट स्टिल हैज डायमेंशन। क्लियर है क्या? हां या ना? यस और नो? क्लियर? एंड सेम गोज विद वेरिएबल्स एज वेल, ठीक है। वेरिएबल हमारे पास क्या होता है? जो वेरी करता है।
या इसको यहां पर मैंने एक स्लाइड में लिखा हुआ है, वेरिएबल क्या होता है? जो वेरी करता है समय के साथ, ठीक है, जो वेरी करे उसको आप कहते हैं अपना वेरिएबल। ये भी दोनों होते हैं, ये डायमेंशनलेस भी होते हैं, डायमेंशनल वाले भी होते हैं। एंगल साइन थीटा टेन थीटा, थीटा आप 30 डिग्री ले सकते हैं, थीटा आप 60 डिग्री 90 डिग्री 270 डिग्री 223 डिग्री सारे एंगल ले सकते हैं। ये आपका वेरी कर सकता है, अलग अलग एंगल हो सकते हैं, लेकिन हमारे पास ये डायमेंशनलेस है। साइन थीटा की वैल्यू 0 -1 और 1 के बीच में कुछ भी हो सकती है, तो ये वेरी कर रहा है लेकिन डायमेंशनलेस है। उसी प्रकार से डायमेंशनल वेरिएबल वर्क फोर्स, मैं 4 न्यूटन का भी फोर्स लगा सकता हूं, 10 का भी लगा सकता हूं, 1000 का भी लगा सकता हूं, ये वेरी कर रहा है और डायमेंशन है। समझिए इस चीज को, वर्क मैं 2 जूल का भी वर्क कर सकता हूं, 5 जूल का भी कर सकता हूं, 100 जूल का भी कर सकता हूं, ये वेरी कर रहा है और डायमेंशन है। प्रेशर मैं इतने न्यूटन पर मीटर स्क्वायर का 4 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर का प्रेशर लगा सकता हूं, 10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर का प्रेशर लगा सकता हूं, पास्कल्स जिसकी आपने अगर यूनिट पढ़ी हो, तो हमारे पास ये वेरी कर सकता है और डायमेंशन है। क्लियर? तो आप इस चीज को समझिए, सिर्फ कांस्टेंट अगर आपको लग रहा है और आपने दिमाग में सोच लिया कांस्टेंट मतलब तो डायमेंशनलेस, दिस इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट। कांस्टेंट आपके डायमेंशनलेस भी हो सकते हैं, विद डायमेंशंस भी हो सकते हैं। क्लियर है क्या? यस और नो? हाँ, अबे रास्कल्स नहीं पास्कल्स बोला है गधा है। हाँ, जॉब मेरे को प्यारी है समझ रहा है? हाँ, जॉब मेरे को प्यारी है, हम पास्कल्स को रास्कल्स क्यों बोलेंगे? ओ तू मेरे को कह रहा है बेटा? हाँ, ये फ्रीडम ऑफ स्पीच अब्यूज बन रहा है। हाँ यस, हो सकता है मेरे को ही कह रहा हूं, बेटा लपड़ मार दूंगा। ठीक है चल, हाँ। अब मैंने आपको होमवर्क दिया था, मैंने आपको होमवर्क दिया था। कई बच्चों को मॉड्यूल नहीं मिल रहा है, कई बच्चों को कुछ नहीं मिला, खो गए हैं भैया। इतना दे दिया है पीडब्ल्यू ने कि ये खो गए हैं। चलिए भाई लेट्स सी आप सभी लोगों ने कैसे कैसे क्वेश्चंस करे हैं। अब एक बच्चा कह रहा था कि सर सारे क्वेश्चन रिपीटेटिव, तो मैं क्या करूं इसमें? जैसे सवाल आपके एग्जाम के लिए रेलिवेंट है, भाई देख रेलिवेंट पढ़ा रहा हूं, जैसे एग्जाम में आएंगे जिस प्रकार से आपको सोचना है वही बताऊंगा। अब प्रैक्टिस करा रहा हूं तो तू कह रहा है रिपीटेटिव हो रहा, इसमें मैं क्या कर सकता हूं? है या तो एक एक क्वेश्चन करा दो बाकी तू कर लियो, ये एक ऑप्शन है, वो मैं चाहता नहीं। फोर्स लेंथ एंड टाइम आर टेकन एज फंडामेंटल क्वांटिटीज, देन व्हाट विल बी द डायमेंशन ऑफ डेंसिटी। तो इन्होंने कहा है कि भाई डेंसिटी को, ठीक है, फोर्स के टर्म में लिखिए मैंने कहा पावर ए ले लेते हैं, लेंथ के टर्म में लिखिए पावर बी, एंड टाइम के उसमें लिखिए पावर सी। तो मैंने एक कांस्टेंट लगा लिया बेटा के, और एम एफ की पावर ए, एल की पावर बी, टी की पावर सी। सारे बच्चे अपने नोट से देखना। हाँ, डेंसिटी की डायमेंशन होगी बेटा एम एल -3 इज इक्वल टू के, फोर्स का होगा बेटा एम एल टी -2 की पावर ए, ये हमारे पास लेंथी है ना, एल की पावर बी और टी की पावर सी। अगर आप देखेंगे एम एल -3 इज इक्वल टू के, ये होमवर्क है, कई बच्चे कहे तेजी से हो रहा है, ठीक है। यहां पर मास की पावर क्या आ जाएगी बेटा, यहां से ए आ जाएगी, लेंथ की पावर यहां से ए प्लस बी आ जाएगी, टाइम की पावर यहां से -2a प्लस सी आ जाएगी। अगर आप इनको कंपेयर कर देंगे बेटा तो ए की वैल्यू 1 आ रही है, ए प्लस बी की वैल्यू आपकी आ रही है हमारे पास -3, ठीक है। तो ए की वैल्यू 1 डालोगे, बी की वैल्यू -4 आ गई, ठीक है, और -2a प्लस सी की वैल्यू 0 आ रही है, तो सी की वैल्यू है 2 इंटू ए, तो सी की वैल्यू आ रही है 2। दैट मीन्स मेरे एंटरपेंटर जो डेंसिटी है दैट हैज टू बी इक्वल टू कांस्टेंट के, फोर्स की पावर 1, लेंथ की पावर -4 एंड टाइम की पावर स्क्वायर, ये हमारे पास होगा, ठीक है। एफ एल -4 टी की पावर 2, फर्स्ट ऑप्शन मेरे एंटरपेंटर, वेरी गुड। एक बच्चे ने यह भी पूछा सर स्कूल में आएंगे ऐसे सवाल? आएंगे, बिल्कुल आएंगे, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका यहां पर आंसर हो रहा है, वेरी गुड। ये हुई ना बात। मैंने आपको एक प्रॉमिस किया था स्टार्टिंग में कि आप मेरे साथ लगे रहिए, मैं आप ही से आपके PYQs करवाता चलूंगा। अब
एटलीस्ट देखो कुछ बच्चे यहां पर हो सकते हैं सर मेरे से सवाल नहीं हुए, कैलकुलेशन गलती होगी, कोई नहीं, ये तो पार्ट ऑफ प्रोसेस है ना। लेकिन आप ये समझिए आप 8-9 क्लासेस में आप यहां तक आ रहे हैं, आगे की भी जो जर्नी होगी मैं ऐसे ही ले चलूंगा, इसका भी मैं प्रॉमिस कर रहा हूं। क्लियर? हाँ, वेरी गुड। अगला सवाल मेरे एंटरप्रेन्टर, अगला सवाल मेरे एंटरप्रेन्टर, ठीक है। इफ टाइम टी, वेलोसिटी एंड एंगुलर मोमेंटम एल, सारे बच्चे पहले तो डायमेंशन देखना, आर टेकन एज फंडामेंटल यूनिट दैट डायमेंशन ऑफ मास। ये कह रहे हैं मास को, ठीक है, मैं कांस्टेंट लगा के चल रहा हूं, टाइम की पावर ए ले लेते हैं, वेलोसिटी की पावर बी ले लेते हैं, और एंगुलर मोमेंटम को एल से डिनोट किया है वो सी ले लेते हैं। भाई एंगुलर मोमेंटम लेंथ नहीं है, हाँ लेंथ नहीं है, एंगुलर मोमेंटम। सारे बच्चे एक बार दिल बनाए जिनको उसकी डायमेंशन याद आ रही है। कई बच्चे जवाब देते हुए, वेरी गुड। एंगुलर मोमेंटम होता था मोमेंटम इंटू डिस्टेंस, मैंने कहा इंटू लेंथ आर, ये आएगा एम एल टी माइनस वन इंटू एल, तो इसकी डायमेंशन होगी एम एल टू टी माइनस वन। दिस इज एंगुलर मोमेंटम, वेरी गुड। तो ये हमारे पास आया, तो मैं लिख सकता हूं एम एल की पावर 0 टी की पावर 0 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट टी की पावर ए एल टी माइनस वन की पावर बी, और एंगुलर मोमेंटम का आया बेटा एम एल टू टी माइनस वन की पावर सी। अगर आप यहां पर देखें तो ये कुछ ऐसा दिखेगा बेटा, ठीक है। यहां पर m की पावर क्या आएगी, यहां नहीं है, यहां नहीं है, यहां से c आ जाएगा। एक बच्चे ने एक और डाउट पूछा था, अभी आता हूं, ठीक है। l की पावर यहां से b, यहां से 2c, और टाइम की पावर यहां से a, यहां से माइनस b, यहां से माइनस c। एक बच्चे ने बड़ा खतरनाक डाउट पूछा, अभी मैं लिख रहा था ना, मेरे को याद आया, इसलिए मैं कहता हूं आप कमेंट करा करो, ठीक है, कमेंट करा करो, पता लगता है यार कि आप लोग क्या सोच रहे हो। अगर आप यहां पे कंपेयर करोगे तो c की वैल्यू तो 1 आ गई, b प्लस 2c की वैल्यू आपकी 0 आ रही है, तो b की वैल्यू -2 आ गई, एक ही आ गया, एक ही आ गया, और a माइनस बी माइनस सी की वैल्यू आपको यहां 0 मिलेगी। तो b की वैल्यू डालेंगे तो a प्लस 2 हो जाएगा, c की वैल्यू डालेंगे -1 हो जाएगा, 0, तो a इक्वल टू -1 आपको मिलेगा। तो क्या बना मेरे एंटरप्रेन्टर, m इज इक्वल टू k, टाइम की पावर a थी बेटा -1, v की पावर b थी -2, और हमारे पास एंगुलर मोमेंटम L की पावर C थी 1। तो -1 -2 1, -1 -2 1, फोर्थ ऑप्शन आप सभी लोगों का आंसर होगा। ये अच्छा लग रहा है भाई, हमारे एंटरप्रेन्योर मेहनत कर रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है, वेरी गुड वेरी गुड। उस बच्चे का डाउट सुनो, उस बच्चे का खतरनाक डाउट, मेरे को हार्ट अटैक आ रहा था। टी की पावर -2 का स्क्वायर जब आप करोगे, मैं फोन देख रहा, अचानक से मैंने कहा आई मम्मी, मम्मी आगे क्या हो गया, मैंने कहा मम्मी क्या कर रहा, मेरी मम्मी 10वीं तक पढ़ी है, मम्मी ने कहा अगले दिन जाइए उसको बता दियो कैसे होता है, मम्मी तक को पता है, ठीक है भाई। इसका स्क्वायर करोगे तो क्या होगा, सारे बच्चे, उसने कहा कि सर ये जो टी की पावर 4 होगा। एक बार तो मुझे लगा तरुण सर, भाई साहब सैल्यूट मारना पड़ेगा तरुण सर को, तरुण सर को भाई साहब यहां से मैं सैल्यूट मार रहा हूं, एक बबुआ सर, अब तरुण सर की बारी। ये ऐसे बच्चों को तो झेल रहे हैं। उसने पूछा क्या कि सर जब आप स्क्वायर कर रहे हो तो यहां पर टी लिख दिया और -2 का स्क्वायर तो 4 होता है। अब मैं क्या बोल पाऊंगा, तू सोच, मैं रात को 12 बजे चैट देख रहा हूं, मेरे को कितनी फ्रस्ट्रेशन हो रही होगी, मैं तुम्हें एडवांस का सवाल करा रहा हूं, घर पे जाके मेरे को क्या देखना पड़ रहा है भाई साहब। कभी कभार तो ऐसा लगता है भाई इस रात को कभी खत्म ही मत होने तो हमें ले चलो ऊपर। अरे भाई तू क्या कर रहा है, स्क्वायर मतलब टी की पावर -2 इंटू टी की पावर -2, जब बेस सेम होते हैं तो पावर ऐड हो जाती है। क्या कर रहा है भाई, देखो हम आपको मोटिवेट करते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप हमें उल्टा डिमोटिवेट करने लगो, ठीक है थोड़ा सा भाई जीने दो हमें भी, ठीक है। अगला सवाल मेरे एंटरप्रेन्योर, जरा देखा जाए किन किन बच्चों ने सही किया है।
ये अलग ही लेवल की मैथ्स लगा रहे हैं भाई साहब। If momentum P, area and time are taken as fundamental quantity and dimension of formula of energy, तो मैंने कहा एनर्जी को ले लेते हैं ए के मोमेंटम की पावर ए, एरिया की पावर बी, टाइम की पावर सी। तो ये आएगा बेटा mL2T-2 इज इक्वल टू के। मोमेंटम की डायमेंशन तो याद ही नहीं होगी कईयों को, मास इंटू वेलोसिटी। अब यही फायदा है एग्जाम में, आपको खुद का डिपेंडेंस रहेगा। एरिया एल स्क्वायर और टाइम तो टी है ही, तो यह आएगा बेटा mLT-1 की पावर ए, एरिया एल स्क्वायर की पावर बी, टाइम टी की पावर सी। जैसे आप इसको ओपन करेंगे mL2T-2 इज इक्वल टू कांस्टेंट के, मास की पावर ए, ठीक है, लेंथ की पावर ए प्लस 2b प्लस सी। यहां पर ए आएगा, यहां पर तो है ही नहीं, प्लस ये रहा 2b। टाइम की पावर यहां से माइनस ए, यहां कुछ है नहीं, प्लस सी। वेरी गुड। बस इसी तरीके से जब आप घर पे होमवर्क करोगे ना, कुछ और एक्स्ट्रा नहीं करना, बस इतना, जब मैं आपको बोलूंगा तब करना, अभी कुछ नहीं, अभी अपनी पढ़ाई करो और लाइफ एंजॉय करो, ठीक है। जैसे आप कंपेयर करोगे, ए की वैल्यू तो 1 आ गई भाई, मास को इससे कंपेयर करोगे, लेंथ को इससे करोगे, तो a प्लस 2b की वैल्यू है 2, a की वैल्यू 1 होगी तो 2b की वैल्यू 1 होगी, तो b की वैल्यू आ जाएगी हाफ, ठीक है। और माइनस a प्लस c की वैल्यू -2 है, तो a की वैल्यू जैसे आप 1 रखोगे, -1 प्लस c इज इक्वल टू -2, c की वैल्यू आएगी -1। तो कौन सा ऑप्शन बन रहा है? ये हमारे पास बनेगा एनर्जी इज इक्वल टू के, मोमेंटम की पावर a थी 1, फिर एरिया की पावर b थी मेरे एंटरप्रेन्टर हाफ, और टाइम की पावर -1, तो 1/2 -1, 1/2 -1, सी ऑप्शन आप सभी लोगों के सामने आंसर आते हुए। वेरी गुड, लव यू बेटा। सी ऑप्शन आप सभी लोगों के सामने आंसर आते हुए, वेरी गुड वेरी गुड। ये हुई ना बात। वही चीज करनी पड़ रही है। कई बच्चों को लगेगा सर ये तो सेम चीज है, लेकिन क्या करें, हमें तो अपनी प्रैक्टिस अच्छी रखनी है। एग्जाम में जितना जल्दी आप रिकॉल कर पाओगे कि क्या करना है, वही फायदेमंद होता, नहीं तो उसके बाद घबराहट ले जाती है भाई साहब। स्पीड, एरिया एंड फोर्स आर चोजन एज फंडामेंटल यूनिट्स, देन डायमेंशन ऑफ यंग मॉडुलस। ये वाला हम लोगों ने कर लिया था ना कल, लेकिन यंग मॉडुलस के ऊपर पता नहीं शायद डिपेंडेंस कुछ और होगा। याद करिए, यंग मॉडुलस को मैं y से लिख देता हूं, इक्वल टू कांस्टेंट के। ये स्पीड पर डिपेंड कर रहा है, एरिया पर डिपेंड कर रहा है, और फोर्स पर डिपेंड कर रहा है। हाँ, क्लियर सर? पोल नॉट वर्किंग, ओए हाँ अब आएगा ना, आ रहा ठीक है, आ जाओ। तो यंग मॉडुलस याद करो, मैंने आपको करवाया था कि भाई ये प्रेशर के बराबर है mL-1T-2। यही याद करने का बेनिफिट होगा, आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है धीरे धीरे, एक दिन में नहीं बढ़ता, धीरे धीरे होता है। स्पीड की बात करोगे LT-1, एरिया की बात करोगे L², और फोर्स की बात करोगे mL-T-2। उठा करके यहां रख दो, तो mL-1T-2 इज इक्वल टू कांस्टेंट। वेलोसिटी की बात करोगे तो LT-1 की पावर a, L² की पावर b, और mL-T-2 की पावर c। बस हो गया क्वेश्चन। mL-1T-2 इज इक्वल टू k। मास की पावर यहां से क्या आ रही है बेटा? यहां से c आ रही है। लेंथ की पावर हमारे पास यहां से a आएगी, यहां से 2b आएगी, और यहां से c आएगी। टाइम की पावर यहां से -a आएगी और -2c आएगी। बच्चों का जवाब आते हुए, लव यू ऑल, लव यू ऑल। तो c की वैल्यू आपको 1 दिख रही है भाई, फोर्स की वैल्यू 1 है, सब b में है, चलो कोई नहीं, ठीक है। और हमारे पास a प्लस 2b प्लस c की वैल्यू आपको दिखेगी -1। तो यहां पर अगर मैं c की वैल्यू 1 डाल दूं, a प्लस 2b इज इक्वल टू -2, एक ही आ गया। और अगर आप देखें -a -2c की वैल्यू -2 है, तो a प्लस 2c की वैल्यू 2 आएगी, एक ही आ गया। a और c को निकालना पड़ेगा। अच्छा, यहां पे c की वैल्यू डाल देते हैं। c
टी की वैल्यू 1 डालोगे, ए की वैल्यू 0 आ रही है भाई। हाँ यही होगा फिर। ए की वैल्यू 0 आ गई, यहां रखेंगे, बी की वैल्यू -1 आ रही है। ठीक है, वेरी गुड। ए ऑप्शन आपका आंसर होगा, ए ऑप्शन आपका आंसर होगा। वेरी गुड। अब आ रहा भाई साहब अर्जुना में मजा। वेरी गुड। 1 मिनट का पॉज लेके ध्यान रखना, आपको बहुत सारे लोग अलग अलग टाइप का ज्ञान देंगे रास्ते में। ठीक है, कुछ लोग बोलेंगे इतने सारे सवाल तुम यूनिट्स में कर रहे हो तो बाद में क्या करोगे, बहुत सारी चीजें बोलेंगे। ठीक है, तुमने यूनिट्स में इतने सारे लेक्चर लगा लिए तो बाद में क्या करोगे। वो बाहर से बैठ के देख रहे हैं, वो बाहर से बैठ के कुछ भी बोल सकते हैं। अगर उनको मेरी जगह आके पढ़ाना पड़ जाएगा ना, वो यहां पे 50 लेक्चर ले लेंगे तब भी नहीं तुम्हें समझा पाएंगे, इसकी गारंटी है। ठीक है, उन पर मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, आप उनको कहना ओके, बस इतना बोलना ओके, आपने ज्ञान दे दिया, हम आभारी हो गए, धन्यवाद। पूरी जर्नी चलते रहना मेरे साथ। ठीक है, अगर तुम्हें सुनना पड़ जाए सुन लेना, कोई दिक्कत नहीं है। सारी प्लानिंग मेरी है, सारी प्लानिंग सिस्टम की है। हम लोग आपके लिए बहुत सारी चीजें आगे प्लान्ड है, आपको भी सब पता लगेगा। ठीक है, किसी को कोई चीज, तुम फालतू की बात मत करना, किसी को कोई चीज का वो मत लेना, क्योंकि ये चीज आती है। अब मैं चाहता हूं कि आप प्रैक्टिस के साथ चलें। प्रॉब्लम क्या है, 10वीं क्लास में बच्चे के पास प्रैक्टिस भी नहीं है, घर पे वो करना भी नहीं चाह रहा है, तो हम लोग क्वेश्चंस को साथ में कर रहे हैं, इसलिए टाइम लग रहा है। लेकिन बाद में जब हमारी स्पीड होगी तो कोई भी टॉपिक छूटेगा नहीं, ये हमारा प्रॉमिस है। क्लियर? यस बेटा, एक तो आप सभी लोगों को मैं बोलूंगा, ठीक है, बी हम्बल। ये जो आप लिख रहे हैं बी हम्बल, ये जो आप लिख रहे हैं, ये वाली हरकत तो बिल्कुल ही मेरे सामने मत करना। ठीक है, क्योंकि इसका एक मेरे पास बहुत अच्छा इलाज है। जिस दिन आपने ऐसे करना स्टार्ट किया, ठीक है, बिलीव मी, मेरा कम्युनिकेशन आपसे खत्म हो जाएगा। मैं ऐसा इंसान नहीं हूं, मैं किसी को ना रोस्ट करना चाह रहा हूं। आपके साथ हंसी मजाक अलग होता है, मैं किसी को कोई रोस्ट नहीं करना चाहता। जो भी व्यक्ति है वो अपना काम कर रहा है, अपनी सही इंटेंशन के साथ काम कर रहा होगा, मेरे को उससे कोई दिक्कत नहीं है। मैं अपनी सही इंटेंशन के साथ काम कर रहा हूं। मैं बस आपको यही कह रहा हूं कि जब आपको ऐसा, अगर आपको कोई दोस्त भी बोल दे, जैसे एक बच्चे ने बोला भी था कि सर उसके में तो ये टॉपिक खत्म हो गया, तो हो गया होगा यार, हो गया होगा। ठीक है, इसका मैं लोड लेके क्यों पढ़ाऊं। ठीक है, आपको इस चीज का डाउट नहीं लेना है। ठीक है, क्योंकि कई बच्चे डाउट में आ जाते हैं और डाउट में आने के बाद चीजें खराब करते हैं। मैं कह रहा हूं ठीक है, डिसीजन ले लो, आपको पढ़ना है तो पढ़ना, नहीं पढ़ना है तो फिर कहीं और पढ़ लेना, लेकिन डाउट में मत रहना। ये नहीं कि आप डाउट में रह के 10 दिन वेट कर रहे हो, कुछ और समझ आ जाएगा, एक्शन ले लेना बस। ठीक है, एंड अगर आपने दोबारा कभी भी मेरी क्लास में हुआ, अगर आपने किसी और को मेरे सामने डिमीन किया या गलत बोलने की कोशिश करी, बिलीव मी, मैं आपसे कम्युनिकेशन खत्म कर दूंगा उसी समय। ठीक है, मेरे को पढ़ाना है, पढ़ाना रिकॉर्डिंग में भी होता है, तो बिल्कुल रिकॉर्डिंग के जैसे चलेगा। ठीक है, इस क्लास को मैं डिसाइड करूंगा कि कैसे चलेगी, आप नहीं। ठीक है, किसी, आप तो सबसे पहले तो आप रिस्पेक्ट करना सीखिए लोगों की। ठीक है, अगर मैं आपको कोई चीज कह रहा हूं तो जरूरी नहीं है वो किसी की लेग पुलिंग हो। ठीक है, और मैं पर्सनली वैसा इंसान नहीं हूं कि मैं किसी की लेग पुलिंग करूं। ओके, आपको जो सोचना आप सोचिएगा, लेकिन बिलीव मी, जैसा मैं आपको कह रहा हूं बस उतना कोशिश करिएगा, अदरवाइज चीजें कॉम्प्लेक्स आपको दिखेंगी। ठीक है, मैं वही कह रहा हूं, रास्ता टफ होगा लेकिन यस, आसानी से हम लोग निकाल ले जाएंगे साथ में। ठीक है, अब मोमेंटम, एरिया एंड टाइम आर टेकन इन फंडामेंटल क्वांटिटी एनर्जी हमारे पास। अब सारे बच्चे बताइए, क्या अब इसी प्रकार के 1 2 3 3 सवाल क्या अब आप ये खुद से कर सकते हैं, सेल्फ सॉल्व कर सकते हैं, और ये आपस में क्लास में, जब आप क्लास खत्म हो जाती है तो आपस में शेयर करके अपना आंसर वेरीफाई करें। ठीक है, होमवर्क सेल्फ सॉल्व, क्योंकि अब यहीं पर आपको इक्वेशन बनानी है। ठीक है, होमवर्क सेल्फ सॉल्व। इसका एक और आज आपको इलाज भी बताऊंगा कि मैं भी चलो आपके साथ इसको सॉल्व करूंगा क्लास के बाद। ठीक है, कैसे करेंगे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये सारी चीजें आप करेंगे। 2-3 क्वेश्चन अभी और डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है, आप सभी लोग सेल्फ सॉल्व करेंगे। जिनको है कि सर आंसर कैसे वेरीफाई करूंगा, क्लास खत्म होने से पहले मेरे को याद दिलाना, मैं उसके बारे में बताऊंगा। ठीक है, ओके, चलिए, ये लास्ट वार्निंग है आपके लिए। दिस इज द लास्ट वार्निंग। अगर आपने मेरे स्टेटमेंट को किसी और के साथ जोड़ के सोचा और आपने उसको डिमीन किया या मेरे को डिमीन किया, ठीक है, देन देयर इज नो पॉइंट ऑफ टीचिंग यू। ठीक है,
बिकॉज वी ऑल्सो डिजर्व रिस्पेक्ट, दोज पीपल ऑल्सो डिजर्व रिस्पेक्ट। हर कोई एक प्योर इंटेंशन के साथ काम कर रहा है, मैं ये मान के चलता हूं। तो आपको ना ये वाले गेम में पढ़ना नहीं है। इस गेम में ना बहुत लोग पढ़ते हैं और बहुत लोग अपना करियर बर्बाद कर देते हैं। ठीक है, आप लोग अभी जस्ट आए हो ना, आपको बहुत अच्छा लगेगा ये सब करके। ठीक है, आपको बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन वही बात है, जब एग्जाम के समय अगर आप आज की डेट में 12वीं क्लास के बच्चे से पूछोगे ना यार कि कितनी कंट्रोवर्सीज में आपने पार्टिसिपेट किया होगा, और आज कहो कि क्या इंपॉर्टेंट था, तो वो तेरे को भी बोलेगा भाई पढ़ ले। ठीक है, तो बीइंग अ सीनियर बोलिए या बीइंग अ टीचर बोलिए, मैं आपको वही चीज गाइड करूंगा जो आपके बेनिफिट के लिए। आपके पेरेंट्स अभी आपके घर में पीछे काम कर रहे होंगे ना, तो उनकी इंटेंट समझना, वो ये मान के बैठे कि बच्चा पढ़ रहा है। डोंट डू दिस थिंग टू यू। ठीक है, अपने लिए कोई भी चीज खराब मत करिए बेटा, क्योंकि दुनिया तो बैठी है खराब करने के लिए। ओके, लास्ट वार्निंग है, क्लियर? आइए बेटा, एक अच्छा इंजीनियर बनने के साथ साथ आपको एक अच्छा इंसान भी बनना पड़ेगा। ठीक है, दुनिया में जब आपके पेरेंट्स किसी कंपनी में जाके काम करते हैं ना, तो उनके भी बॉस होते हैं, उनके भी कलीग्स होते हैं, उनके पास भी अच्छी अच्छी डिग्रियां हो सकती हैं, लेकिन जब वो इंसान अच्छा नहीं होता ना, तो आपके पेरेंट्स, भले ही वो आपका भाई हो, बहन हो, पापा हो, मम्मी हो, उनको उस कंपनी में जाने का मन नहीं करता है। समझिए इस चीज को, काम तो सभी को करना है, लेकिन मरे मन से काम करना पड़ता है। ठीक है, तो आपकी डिग्री नो डाउट वैल्यूएबल है, लेकिन आपका जो नेचर है वो भी इक्वली वैल्यूएबल है। ठीक है, एक अच्छा इंसान भी बनिए। ओके, चलिए, तो बेटा अब इसके बारे में मैं अगली बार नहीं बोलूंगा, सारे बच्चे अब इस सवाल को देखना। इट इज नोन दैट द टाइम ऑफ रेवोल्यूशन, अब देखो ये स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन है, इन्होंने ना कई बच्चों को डराने की कोशिश करी है। ठीक है, देखो क्या बोला है, इट इज नोन दैट द टाइम ऑफ रेवोल्यूशन टी ऑफ अ सैटेलाइट अराउंड द अर्थ डिपेंड्स ऑन यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। एक सैटेलाइट है जो अर्थ के अराउंड घूम रही है। ठीक है, इसका जो टाइम है वो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट पर डिपेंड कर रहा है। ठीक है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट पर डिपेंड कर रहा है, द मास ऑफ द अर्थ पर डिपेंड कर रहा है। अब कैसे डिपेंड कर रहा है मेरे को नहीं पता, और रेडियस ऑफ द सर्कुलर ऑर्बिट पर डिपेंड कर रहा है, आर की पावर सी पर डिपेंड कर रहा है। ठीक है, ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन टी यूजिंग डायमेंशन एनालिसिस, इसका क्या रिलेशन हो सकता है? कई बच्चों ने ये चीज सॉल्व भी करी है। तो स्टेटमेंट देख के घबराना नहीं है, यहां पर अब वही चीज हम लोग लगाएंगे, इक्वल टू कांस्टेंट अब देखो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का m की पावर -1, l की पावर 3, t की पावर -2, a मास की पावर b, ठीक है, और हमारे पास लेंथ की पावर c, यही आएगा। अगर आप यहां से देखें तो ये m की पावर 0, l की पावर 0, t की पावर 1 इज इक्वल टू कांस्टेंट, मास की पावर यहां से क्या आ रही है बेटा, -a प्लस b। ठीक है, लेंथ की पावर यहां से क्या आ रही है बेटा, 3a प्लस c, और टाइम की पावर आपके लिए यहां पर आ रही है -2a। बस कंपेयर करना है, तो अगर आप देखें तो -a प्लस b इक्वल टू 0, दैट मींस a और b बराबर हो जाएंगे, जो भी आएगा। अगर आप लेंथ को कंपेयर करेंगे या फिर यहां से कंपेयर कर लीजिए, t को करेंगे तो -2a इज इक्वल टू 1, ठीक है, इक्वल टू 1, a की वैल्यू आ रही है -12। अगर a की वैल्यू -12 आई तो b की वैल्यू भी -12 हुई मेरे इंटरप्रेटर, राइट। और उठा करके अब c चाहिए, तो भाई देखो 3a प्लस c की वैल्यू हमारे पास 0 होगी, तो 3 इंटू -1/2 प्लस c इक्वल टू 0, c की वैल्यू आएगी 3/2। अब ये रिलेशन आया, तो इससे आगे कैसे करना है, हाँ इससे आगे कैसे करना है बेटा, जरा यहां पर ध्यान से देखो। कई बच्चे इस पावर को नहीं समझ पाते, तो ये जो टाइम है ये कुछ कांस्टेंट होगा k, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की पावर a आई थी, a की पावर है -12, ठीक है, मास की पावर -12 और r की पावर 3/2, यही आया है। किसी की पावर हाफ हो दैट मींस रूट, है ना, किसी की पावर -12 हो मींस इनवर्स, उल्टा करके रूट। तो मैं ये लिख सकता हूं इज इक्वल टू कांस्टेंट, ये हमारे पास आ जाएगा, ऐसे लिख देता हूं, अंडर रूट में g अंडर रूट में m, इसकी पावर पॉजिटिव ही है और ये 3/2 है सर, तो r का क्यूब और रूट। अब इनको अगर आप एनालाइज करें तो ये तो कितने आसानी से आप कह सकते थे, अंडर रूट में r³ बाय gm, ये होगा हमारे पास टाइम पीरियड।
ठीक है, ये होगा हमारे पास टाइम पीरियड। तो अंडर रूट में r³/gm, ठीक है, कौन सा ऑप्शन आ रहा है हमारे पास? फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास आंसर है। सर कांस्टेंट दे रखा है तो मैं क्या करूं? लेकिन यस, हमारे पास डायमेंशनली तो ये सही है, तो हम लोग इसको मार्क करेंगे फर्स्ट ऑप्शन, दैट इज गोइंग टू बी योर आंसर। क्लियर? तो क्या आंसर आ रहा? फर्स्ट ऑप्शन, दैट, वेरी गुड, वेरी गुड। फर्स्ट ऑप्शन। ये पावर को समझना बेटा, अगर किसी की पावर हाफ है, ठीक है, दैट मीन स्क्वायर रूट है, किसी की पावर 1/3 है, दैट मीन क्यूब रूट है, ये है, ठीक है। सर किसी की पावर 3/2 है, इसका मतलब r³, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, r³ की पावर हाफ लिख सकते हैं, दैट मीन्स रूट में r³ है। वही चीज मैंने यहां पर लिख दी है। क्लियर? यस। सर टाइम कम है बेटा, होमवर्क डिस्कशन चल रहा है अभी, होमवर्क डिस्कशन। क्लियर? हां सर, आपको कैसे पता कि वो 2π है? भाई कांस्टेंट, डायमेंशनल एनालिसिस से हम कांस्टेंट की वैल्यू नहीं निकाल सकते। इन्होंने कहा कि कौन सा फॉर्मूला हो सकता है, तो हमारे पास डायमेंशनली, देखो इन्होंने बोला डायमेंशन एनालिसिस से ये फॉर्मूला हो सकता है। कभी भी आप डायमेंशन एनालिसिस से फॉर्मूला निकालते हो, श्योरिटी तो कभी नहीं होती उसकी, हो सकता है। तो ठीक है, उन्होंने पूछा कि कौन सा हो सकता है, ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन, तो ये हो सकता है। क्लियर? हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड। अगला सवाल बेटा, ये आपका एडवांस में आया हुआ है, और इस प्रकार का सवाल आपको 2 या 3 बार मिलेगा। इंटू 2 लिख रहा हूं, सिमिलर टाइप का सवाल आपको 2 या 3 बार मिलेगा। क्लियर? हाँ, यस। सर आप गुस्सा थे? नहीं बेटा, मैं सीरियस होकर समझा रहा था। गुस्सा तुम मेरा अगर देखोगे, वैसे आप तो नहीं देख पाओगे क्योंकि अब मेरे को इतना गुस्सा नहीं आता है, ठीक है, सीरियस होकर समझा रहा था, क्योंकि कई बच्चों को मजाक में चीजें समझ नहीं आती हैं। यस। एक बच्चे ने और गंदा डाउट पूछा था भाई साहब, हां याद आया। ये कह रहा था कि सर टाइम की पावर g की पावर आप a ही क्यों ले रहे हो, ऐसे ले लो। मैंने कहा भाई 8 बजे खाना वाना खा के 9-10 बजे तक तुम पोंपो करके सो जाओ तो भी बढ़िया है। 12 बजे उठ के अगर हम तुम्हारा डाउट देख रहे हैं और तुमने बिल्कुल गर्मा गर्म बदबूदार सवाल पूछा है, 1 मिनट जवाब की तो बात अलग है भाई। अगर इसमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद अगर मेरा a का वैल्यू 1 आएगा तो ऐसे सॉल्व कर ले, तेरी a की वैल्यू -1 आ जाएगी, तेरी a की वैल्यू -1 आ जाएगी। तू जबरदस्ती, वही बात है ना, जबरदस्ती कान खुजली हो रही है भाई साहब, पांव के नीचे से निकाल के योगा करके करेगा तो अलग बात है, ऐसे नॉर्मली कर ले। तू इनवर्स पहले से ही मान रहा है तो इसको ऐसे लिख ले भाई, कर ले सॉल्व। तेरा अगर हमारा आंसर 1 आ रहा था, तेरा आंसर -1 आ जाएगा, और कुछ नहीं होगा भाई साहब। भैया तरुण सर तो बचे हाँ, तरुण सर को भाई मौत आने वाली है, हाँ, लेकिन उनके जैसा शांत इंसान ही तुमको पढ़ा सकता है, ठीक है। द स्पीड ऑफ लाइट, सी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जी एंड प्लैंक्स कांस्टेंट। देखो ये वो डायमेंशंस हैं जो जनरली आईआईटी एडवांस ज्यादा पूछता है। स्पीड ऑफ लाइट, अरे भाई LT-1, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट M-1, L3T-2, ठीक है। प्लैंक्स कांस्टेंट एनर्जी इंटू टाइम से निकालेंगे तो ML2T-1 डायमेंशन है। अब इन्होंने कहा कि फंडामेंटल यूनिट लिख द डायमेंशन ऑफ टाइम इन द न्यू सिस्टम इज। इस सवाल को और कर देते हैं, एडवांस में आया हुआ सवाल है। तो टाइम इज इक्वल टू कांस्टेंट LT, या फिर इसको ले लेते हैं C की पावर, TH ऐसे लिया ना, C की पावर A ले लेते हैं, G की पावर B ले लेते हैं, और प्लैंक्स कांस्टेंट की पावर C ले लेते हैं। ओ पोल पोल पोल, हाँ दे रहे भैया, हाँ ले, हाँ पैसा लेके नहीं भाग रहा है, ना करा, ठीक है। ये आया तो मैंने कहा T इज इक्वल टू कांस्टेंट स्पीड LT-1 की पावर A, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट M-1 L3T की पावर -2 की पावर B, ठीक है, ML2T की पावर -1 इनकी पावर C। क्या आ गया? बस करना कुछ नहीं है बेटा, इज इक्वल टू कांस्टेंट मास की पावर, यहां कुछ नहीं है, यहां आएगा -B बेटा, यहां पर से आ जाएगा C, ठीक है। लेंथ की पावर देखोगे, यहां से आ जाएगा बेटा A, यहां पर आएगा 3B, ठीक है, और यहां से आ जाएगा 2C।
टाइम की पावर अगर आप देखोगे बेटा तो -a -2b -c। हाँ, कई बच्चों को लगता है 4800 रुपए दिए हैं तो एक भी पैसा बर्बाद नहीं होना चाहिए, टीचर से गिद्ध के जैसे नोच लेंगे और खुद पढ़ाई ना करे भली। तो यहां पर अगर आप कंपेयर करेंगे तो यहां पर m की पावर 0 है, l की पावर 0 है, तो -b + c आपको कितना मिलेगा 0, a + 3b + 2c आपको मिलेगा 0, -a -2b -c की वैल्यू मिलेगी 1। 3 इक्वेशन आ गई। तो c = b यहां से आया, उठा करके इसमें भी डाल दो, तो c और b बराबर है तो a + 5c = 0, और c और b बराबर हैं तो ये हो जाएगा -a या फिर a + 3c = 1। एक इक्वेशन ये आ गई। हाँ, तो चलिए मेरे एंटरप्रेन्टर, आग लगाया जाए। a + 5c = 0 एक इक्वेशन ये है, a + 3c = -1 रहेगा, है ना, यहां पे इसका माइनस इधर हो जाएगा, a + 3c -1 रहेगा। पता लगा अभी क्वेश्चन में आग हो जाती। सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो ये गया, ये 2c = 1, c की वैल्यू आ रही है हाफ। अगर c की वैल्यू हाफ आ गई तो b की वैल्यू भी आपकी हाफ होगी, है ना। c किसकी पावर है, इसकी प्लैंक्स कांस्टेंट, और b किसकी पावर है, g की। इन दोनों की पावर g और h, ये आंसर होगा। हाँ या ना। हाँ, पैसा गिनाने में हाँ पीछे नहीं बच्चा छूटेगा। हाँ, कितना जी, b और c की वैल्यू बराबर है हमारे पास हाफ और हाफ, तो मतलब प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू आपको हाफ मिलेगी और इसकी वैल्यू भी आपको हाफ मिलेगी, दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव। तो यहां पर भी हाफ है, यहां पर भी हाफ, ये दोनों अलग हैं गलत, ये दोनों अलग हैं गलत, ये दोनों अलग हैं गलत। ए ऑप्शन आपका आंसर होगा। हाँ ठीक है भैया, हिसाब दे देंगे दे देंगे, ठीक है, जरा देखा जाए। वेरी गुड वेरी गुड। ओ बच्चा पैसा दिया है, अरे रे 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 रे, ठीक है भाई ठीक है। हाँ पता लग गया। हाँ, सारा पैसा हमको नहीं मिला है ना जी, हम उतना ही पढ़ाएंगे, इतने पैसे में बस इतना ही मिलेगा जे। हाँ क्लियर, यस। बच्चों को देखो भाई साहब, ऐसा लग रहा है जैसे, हाँ ऐसा लग रहा है जैसे पापा से हम पैसा मांग लियो। हाँ पापा हमको 100 रुपए दे दियो, हम घूमने जा रहे हैं, पिछले महीने के इस तारीख को सुबह 6 बजे हम तुम्हें 2 रुपए दिए थे, उसका हिसाब दीजिए, हैं। हाँ ऐसा लग रहा है कि हम तुमको पापा से बात कर रहा हैं, ठीक है। हाँ यस, आ जाओ आ जाओ। अब देखो दूसरी हमारे पास डायमेंशनल, अब ध्यान से सुनना बेटा, अभी तक का जरा लीडर बोर्ड देखा जाए। दिवेश दिल्लीआइट, आंख एक यहां पर क्यों है बे, इसका मतलब कहीं ऐसा तो नहीं इसके पास एक ही आंख है, या तो 2 ठो बनाओ, 2 ठो, एक यहां दे दिया है, पता नहीं कैसा जीव होगा। पता लगे देवेश का मुंह पे यहां नाक है, यही आंख है, एक यहां दे दिया है, एक अपने पास रखा है। चलिए कोई नहीं। हाँ रायमा बेटा वेरी गुड, आर्यन, श्रेयांश, विजय, सैयद, मोहित, दीपक, अनिमिश और कृषिव लाल, वेरी गुड। ओ ये भी तो हो सकता है, ये इसकी मणि हो। हाँ अश्वत्थामा बनेगा ये। हाँ एक मणि हमें दे दिया है, यस, ये भी हो सकता है। अब सारे बच्चे जरा अपनी चोंच बंद करो, पहले ध्यान से सुनना। सेकंड एप्लीकेशन, पहली एप्लीकेशन क्या थी, हम कोई भी फॉर्मूला डिराइव कर सकते, लेकिन एक ड्रॉबैक आ रहा था वहां पर। ड्रॉबैक यह था कि कांस्टेंट की वैल्यू हम लोग नहीं निकाल सकते, बाद में इसको लिखेंगे, ठीक है। अब सारे बच्चे जरा देखना, कंसेप्ट जरा समझ, क्योंकि इसमें कोई थ्योरी होती नहीं है, कंसेप्ट जरा समझना। हम डायमेंशनल करेक्टनेस की बात कर सकते हैं, कोई भी फॉर्मूला डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं, सोच के बताओ, कैसे बताओगे, यस और नो तो दबा ही सकते हो, ठीक है। या चलिए अभी चैट ऑन कर देंगे,
क्या आपको पता है काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ mv स्क्वायर, ये अगर मैं लिख रहा हूं, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला 2mv स्क्वायर ये लिख रहा हूं, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हमारे पास m स्क्वायर v हाफ लिख रहा हूं। सारे बच्चे अब जरा ध्यान से सुनना, ठीक है? सारे बच्चे जरा ध्यान से सुनना। अगर आपको कोई भी फॉर्मूला दिया जाए तो करेक्टनेस, क्या ये फॉर्मूला लॉजिकल है या नहीं है, आप डायमेंशन एनालिसिस से बता सकते हैं। खुद समझना आपको, वी नो दिस इज करेक्ट फॉर्मूला, वी नो दिस इज करेक्ट फॉर्मूला। और अगर आप यहां पे डायमेंशंस ऑफ लेफ्ट हैंड साइड अगर निकाले तो ये एनर्जी है ml2t-2 आएगा बेटा। और डायमेंशन ऑफ राइट हैंड साइड की अगर आप बात करें, हाफ का कोई डायमेंशन नहीं, ये नंबर है, ठीक है? और अगर आप देखेंगे m इंटू LT-1 का स्क्वायर, सर ये लिखना है, बिल्कुल लिखना है, लेकिन मैं आपको टाइम दूंगा, पहले समझिए कंसेप्ट को। ये आ गया। सारे बच्चे जरा यहां पर ध्यान से देखना। अरे चैट क्यों नहीं चल रही? हाँ अब चलेगा। सारे बच्चे जरा यहां पर ध्यान से देखना कि अगर आपको कोई ऐसा कोई फॉर्मूला दे, बोले क्या ये करेक्ट है या नहीं, तो हम एक काम तो ये कर सकते हैं कि इधर की डायमेंशन और इधर की डायमेंशन अगर मैच कर गई, समझना बेटा, डायमेंशन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड, अगर लेफ्ट हैंड साइड अगर मैच कर गई डायमेंशन ऑफ राइट हैंड साइड की, है ना, तो क्या हम लोग कह सकते हैं कि ये फॉर्मूला करेक्ट है? सारे बच्चे एक बार दिल बनाइए। अगर मेरी डायमेंशन लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की मैच कर गई तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि ये फॉर्मूला करेक्ट है? सोच के बताइएगा, अभी यहां पे झटका पड़ेगा। यार ये वाली चैट चल नहीं रही है। सारे बच्चे एक बार दिल बनाइएगा या दिल लिख दीजिएगा। मुझे पता था हमारा गोलू बोलू अंटा पंटा भी छोटा है लेकिन बड़ा बनने की कोशिश कर रहा। अरे मर्दवा, हाँ, अरे पागल इंसान हो क्या? इस फॉर्मूले को जरा देखना, मैंने इसमें भी दिया। अगर तुम डायमेंशन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड की बात करोगे ml2t-2 मिलेगा। राइट हैंड साइड में 2 तो नंबर ही है। डायमेंशन ऑफ राइट हैंड साइड अगर आप देखें तो ये भी आपको ml2t-2 मिलेगा। तो तुम कह दो कल से तुम्हें 9th क्लास में काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर पढ़ा है, जाके टीचर को पकड़ लेना, ए इधर आओ, काइनेटिक एनर्जी 2mv स्क्वायर बोलेंगे आज से हम। बेटा कोहनी मार के ना वी शेप का बना देगा तेरे को, ऐसे, ये तेरी रीढ़ की हड्डी है। ध्यान से सुन, अगर तेरी डायमेंशन लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की मैच कर रही है तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये भी एनर्जी है, ये भी एनर्जी है। यही तो हुआ। वो फॉर्मूला रियलिटी में सही है या नहीं कैसे पता चलेगा? वो तो एक्सपेरिमेंट से पता चलेगा। समझ, यू नो दैट दिस इज द एक्चुअल फॉर्मूला एंड तुम्हें भी पता है ये फॉर्मूला गलत है। अगर आप देखें तो ये फॉर्मूला अगर आप इस पे एक्सपेरिमेंटली चेक करें तो ये फॉर्मूला गलत है, लेकिन डायमेंशनली सही है। डायमेंशनली सही कहने का मतलब अगर इधर एनर्जी है तो इधर भी एनर्जी है। यार आप एनर्जी को कभी टेम्परेचर से थोड़ा ना इक्वेट कर दोगे, आप एनर्जी को कभी एरिया से थोड़ा ना इक्वेट कर दोगे। तो अगर डायमेंशन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर आ गई, भूल कर मत बोल देना कि ये फॉर्मूला सही है। भाई इस केस में तुम्हें पता था कि हाफ mv स्क्वायर होता है तो तुमने कह दिया सर ये तो करेक्ट है। इस केस में तुम्हें पता है कि ये गलत है लेकिन डायमेंशनली तो सही है। डायमेंशनली सही कहने का मतलब आप एनर्जी को एनर्जी से इक्वेट कर रहे हो। समझना, भूल कर भी ये गलती मत करना बेटा। ये होएगा हमारे पास डायमेंशनली करेक्ट। दिस इज कॉल्ड डायमेंशनली करेक्ट। वी डोंट नो, मैं यहां लिख देता हूं, ये क्यों बोला वी डोंट नो? वी डोंट नो फॉर्मूला एक्चुअली एग्जिस्ट इन एक्सपेरिमेंट्स। हमें नहीं पता भाई वो एक्सपेरिमेंट्स में है भी, एक्सपेरिमेंटल निकाला गया है या कोई अपने मन से फॉर्मूला बना रहा है। क्लियर? क्लियर? यस। अब इसी तरीके से मेरे इंटरप्रेटर, क्या अब आप यहां पर मेरे को बता सकते हैं
क्या आपको ये अब समझ आ गया कि अगर डायमेंशन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू डायमेंशन ऑफ राइट हैंड साइड मिले, डायमेंशन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू डायमेंशन ऑफ राइट हैंड साइड मिले, तो हम इसको बोलेंगे डायमेंशनली इनकरेक्ट। दिल बनाइए, दिल बनाइए, यस। अगर दोबारा रिपीट करूंगा, अब देखो ये कंसेप्ट है, इसमें कोई थ्योरी नहीं होती है, इसलिए कह रहा हूं ध्यान से सुनना। दिल बनाइए, अगर इस साइड की डायमेंशन और इस साइड की डायमेंशन मैच हुई, समझना कोई भी फॉर्मूला लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की, लव यू बेटा, अब पैसा बर्बाद नहीं हो रहा 4800 4600 में से, है गधा है, डायमेंशनली इनकरेक्ट। ठीक है, अबे अभी रुको 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 रुको, तुम्हें अभी बताते हैं। मेरे वर्ड को ध्यान से सुनना, जिनको हल्का सा भी डाउट है, ये समरी समझिए। मान लीजिए आपको कोई फॉर्मूला दिया, उस फॉर्मूले में लॉजिकली कभी आप लेंथ को टाइम से इक्वेट नहीं कर सकते, एरिया को केल्विन से इक्वेट नहीं कर सकते, अगर इधर लेंथ है तो इधर भी लेंथ ही होना चाहिए। तो एक्चुअली में कोई भी फॉर्मूला अगर आपको दुनिया में दे दिया जाए, आपको पहली बात तो ये पता नहीं कि रियल फॉर्मूला है भी या नहीं। अगर उसमें डायमेंशन लेफ्ट हैंड साइड और डायमेंशन राइट हैंड साइड की मैच हो गई, मैं बस इतना ही तो कह सकता हूं कि भाई तुमने एनर्जी को एनर्जी से इक्वेट करा है, लेंथ को लेंथ से इक्वेट करा है, टेम्परेचर को टेम्परेचर से करा है, इतना ही तो कह सकता हूं। वो रियलिटी में सही है या नहीं है आपको कैसे पता? एग्जाम्पल के तौर पर काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर अगर आप डायमेंशनली चेक करो तो ml2t - 2 ml2t - 2 आप कहोगे करेक्ट है, और रियलिटी में ये करेक्ट भी है। इसका चेक करो ml2t - 2 ml2t - 2 आप कहोगे ये भी करेक्ट है। अबे काइनेटिक एनर्जी का 1000 फॉर्मूले बना दूंगा ऐसे बैठे बैठे, फिर तो मतलब यू नो दैट दिस इज करेक्ट, क्योंकि आपको पढ़ा दिया गया है, यू नो दैट दिस इज इनकरेक्ट। लेकिन इन दोनों में मैं बस एक ही बात कह सकता हूं, डायमेंशनली दोनों सही हैं, एक्सपेरिमेंटली है या नहीं मेरे को फर्क नहीं पड़ता। समझना क्लियर? अब सर अगर डायमेंशन लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की मैच नहीं करी, जैसे इसमें अगर आप देखो, अगर आप इसकी डायमेंशन निकालोगे तो ml2t - 2 आएगा, इसकी डायमेंशन निकालोगे तो m की पावर 2 lt - 1 आएगा। अब कुछ बच्चे क्या कहते हैं ना, डायमेंशनली इनकरेक्ट। अबे रट्टू तोते क्या कर रहा, तू लेंथ को टेम्परेचर से इक्वेट कर रहा है, वो तो गलती हुआ है, उसमें डायमेंशनली इनकरेक्ट क्या होता है? डायमेंशनली इनकरेक्ट क्या होगा? तू लेंथ को टेम्परेचर से इक्वेट कर दे, तू स्पीड को फोर्स से इक्वेट कर दे, भगवान ही मालिक है भाई तेरा, उसमें डायमेंशनली इनकरेक्ट नहीं, वो तो गलती है भाई, पाप है वो तो जब ये बराबर नहीं होगा उसको सीधे इनकरेक्ट वर्ड बोलेंगे, उसमें डायमेंशनली इनकरेक्ट कुछ नहीं, वो गलती है भाई। लेकिन यस, अगर डायमेंशन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड मैच कर गया तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है बोलने की, भाई ये सिर्फ डायमेंशनली करेक्ट है। कोई बोले रियलिटी में, कह रहा मेरे को नहीं पता, एक्सपेरिमेंट कर लो, एक्सपेरिमेंट कर लो, और अगर आ गया तो ठीक है, नहीं आया तो नहीं। हमने बस ये चेक कर लिया कि भाई इधर एनर्जी है तो इधर भी एनर्जी है। अब रियलिटी में ये फॉर्मूला एग्जिस्ट करता है या नहीं करता, एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा। सारे बच्चे बोलो क्या आपको कंसेप्ट समझ आया? यस और नो? सारे बच्चे बोलो क्या आपको कंसेप्ट समझ आया? यस और नो? तो इसमें आपको कैसे सवाल आते हैं वो, वैसे एक डीपीपी आज जो आपको मिलेगी उसका लास्ट सवाल भी इसी के ऊपर है, ठीक है। इसके ऊपर नंबर ऑफ क्वेश्चंस बहुत ही कम है, लेकिन लॉजिक वही है। जैसे एग्जांपल में अब सारे बच्चे मेरे साथ करेंगे, वेरी गुड वेरी गुड, आ जाओ। चेक द फॉर्मूला वेदर दे आर डायमेंशनली करेक्ट और नॉट। एग्जाम में कैसे पूछा जाता है, भाई एक फॉर्मूला दे दिया, क्या ये फॉर्मूला सही है या नहीं, तो आप डायमेंशनली चेक कर सकते हो। एक्सपेरिमेंट तो क्लास में तुम एग्जाम दे रहे हो, टीचर ने देखा अरे ये फॉर्मूला सही है या नहीं, तुम अपनी जेब में से निकाले एक्सपेरिमेंट करने लगे, होता है क्या ऐसा? नहीं ना। तो ज्यादा से ज्यादा क्या कर लेगा, डायमेंशनली चेक कर सकता है। अगर दोनों साइड की डायमेंशन सेम है, डायमेंशनली सही है, और अगर अलग है तो ये इनकरेक्ट है, गलत। यस
अच्छा, किस किस के साथ एग्जाम में ऐसा हुआ है, आप लिख रहे हो लिख रहे हो लिख रहे हो, ठीक है, अब होएगा वैसे तो, ठीक है, लेकिन काश आपके साथ हुआ हो, ठीक है, जिन बच्चों को ये ना एग्जाम में कैसे आएगा, तुम दे रहे हो, अचानक से कोई बच्चा कहता है सर मैप, मैप, दिल बना रहा है इस बात पर, भाई मेरे साथ बड़ा, मेरे को हार्ट अटैक आ जाता था। जैसे अभी आप लॉग पढ़ोगे तो लॉग टेबल होती है, केमिस्ट्री वाले पढ़ाएंगे, उनको पीएच वैल्यूज निकालने के लिए लॉग टेबल की जरूरत होती है, ठीक है, तो पेपर दे रहे हैं, अचानक से किसी बच्चे ने बोला सर कैन आई गेट दी लॉग टेबल। अबे कौन से क्वेश्चन में पूछा ये है, तुम्हारे साथ हुआ है कभी ये, तुम पेपर दे रहे हो, कोई कहते, और जल्दी लड़कियां ही होती है एक्स्ट्रा शीट मैम, अपना देखा एक पन्ना लिखा हुआ है, भाई साहब इतनी मोटी बुकलेट भर के बैठ गई है तो है। हाँ, तो एग्जाम में ऐसे छोटे मोटे हार्ट अटैक्स आपको आते रहेंगे, ठीक है भाई, बहुत दर्द होता है। देखो एक्स्ट्रा शीट वाला तो आपको कहीं ना कहीं हाँ, एक्स्ट्रा शीट वाला तो आपको कहीं ना कहीं पता होता है, कोई ना कोई तो मांग ही लेगा, लेकिन भाई साहब जो ये मांगता है ना, मैप मांग लिया, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल दे दीजिए मैम, ठीक है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक के टेबल दे दीजिए, लॉगरिथमिक्स के टेबल दे दीजिए, आधे बच्चों को तो ये लगता है भाई मैं तो क्वेश्चन ही नहीं समझ पा रहा, इसमें चाहिए भी, ठीक है, हाँ, इज्जत बढ़ जाती है उस बंदे के लिए, भाई पढ़ के आया लग रहा है बल्कि वो बकैती कर रहा हो टीचर को तंग करने के लिए कि लॉग टेबल चाहिए, टीचर कह कहां मैं यूज करूंगा, मैं बहुत बड़ा साइंटिस्ट हूं, ठीक है, हाँ, तो वैसे इज्जत बढ़ जाती है लेकिन कोई भरोसा नहीं है उसका, ठीक है, आ जाओ भाई, हाँ, यस, भाई ऐसे लोगों से ना बहुत खुंदस होती थी मेरे को एग्जाम में, लिटरली बता रहा हूं, क्योंकि मेरी हैंडराइटिंग ना बहुत छोटी छोटी है, तो मेरे को कभी एक्स्ट्रा शीट की जरूरत पड़ी नहीं। इंजीनियरिंग जब मैं बीटेक फर्स्ट ईयर में था तब की मैं बता रहा हूं, वहां पे टीचर पन्ने भी देखते थे कितना भर रहा है बच्चा, भाई साहब डेढ़ जगह खाली छोड़ छोड़ के, हर लाइन के बीच में एक लाइन लिखी है तो 2 लाइन छोड़ के बड़ा बड़ा लिख रहा हूं, शीट पे शीट, शीट पे शीट, भाई बच्चे कहते हैं यार ये तगड़ा है, ठीक है, मार्क्स उनसे कमा रहे मेरे, ठीक है सब गलत लिख रहा हूं मैं, लेकिन क्लास में लड़कियों को लग रहा है भाई ये लड़का तेज है। एक एग्जाम तक तो पूरा रौला काटा, उसके बाद जब रिजल्ट आ गए तो बस उनके नोट जीरोक्स करा करा के जी रहे थे। यस, आ जाओ भाई, अब चेक द फॉर्मूला वेदर दे आर डायमेंशनली करेक्ट और इनकरेक्ट। देखो अब इन्होंने कहा है तो भाई काइनेटिक एनर्जी, डायमेंशन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड अगर आप देखें तो ये तो एनर्जी है ml2t-2, डायमेंशन ऑफ राइट हैंड साइड निकाल के देखें, ठीक है, तो हाफ की तो कोई डायमेंशन नहीं होगी, mlt-1 का पावर 3, तो ये आ जाएगा ml3t की पावर -3। ऑब्वियस सी बात है बेटा, डायमेंशन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू डायमेंशन ऑफ राइट हैंड साइड। इसको डायमेंशनली इनकरेक्ट नहीं बोलेंगे, गलत है, पाप है भाई, ये इनकरेक्ट है। किस किस का ये आ गया, दिल बना दीजिए, ये इनकरेक्ट है, हाँ यस, वेरी गुड, हाँ सर आपके 10th में कितने थे, 94%, क्लियर, वेरी गुड। सेकेंड पार्ट बी, बी की बात करेंगे, पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू mgh, कईयों को तो फॉर्मूला याद नहीं होगा, लेकिन चलिए अगर आप पोटेंशियल एनर्जी की बात कर रहे हैं, डायमेंशन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड की अगर आप बात करें तो आप कहेंगे ml2t-2, डायमेंशन ऑफ राइट हैंड साइड की बात करें, सर m क्या है, g क्या है, h क्या है, ये भी बता दे भैया। m है मास, ठीक है, g है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और h है हमारे पास हाइट। क्लियर, क्या आ रहा, कुछ कह रहे हैं करेक्ट आ रहा है, भाई डायमेंशनली करेक्ट बोलो, ये गलती हो जाएगी। राइट हैंड साइड की अगर आप बात करेंगे मेरे एंटरपेंटर, तो मास के लिए m हो जाएगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का LT-2 हो जाएगा, इंटू लेंथ हो जाएगा। तो अगर आप देखें ml2t-2, वेरी गुड, डायमेंशन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ राइट हैंड साइड, दोनों साइड की डायमेंशन मैच हो रही है, हम क्या बोलेंगे, ये डायमेंशनली करेक्ट है, ये डायमेंशनली करेक्ट है, समझना।
अगर इसी में कोई कह देता ना पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू 50 mgh, तो ये भी तेरा करेक्ट आ जाता। तेरे को भी पता है पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला mgh होता है, ना कि 50 mgh। ठीक है, तो तुम नहीं बता सकते, तुम बस यही बोलोगे हाँ ये वाला फॉर्मूला भी डायमेंशनली करेक्ट है। क्लियर? ओके, हाँ, वेरी गुड। सी पार्ट, ठीक है, हमारे पास कुछ इक्वेशंस है। इस वाली इक्वेशन को हम लोग बाद में करेंगे, नहीं तो बच्चे मर जाएंगे। ठीक है, आइए, 3 इक्वेशंस हैं, इसको जरा सारे बच्चे बताएंगे कि इनमें से कौन कौन डायमेंशनली करेक्ट है। पहली इक्वेशन ये, सेकंड इक्वेशन ये, तीसरी इक्वेशन ये। चलिए भाई, हाँ, अब कई बच्चों को 9th क्लास में इक्वेशन पढ़ी होंगी, जिन्होंने नहीं पढ़ी कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग जब काइनेमेटिक्स या मोशन का बात करेंगे तो ये हमारे में आएंगी, डेराइव भी करेंगे और क्वेश्चन भी करेंगे। तो चलिए पहले वाले की बात करते हैं, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो डायमेंशन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड अगर आप बात करें तो ये तो एल टी माइनस 1 आएगा। डायमेंशन ऑफ राइट हैंड साइड की बात करें तो ये u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, तो एल टी माइनस 1 प्लस a क्या है, एक्सेलरेशन, एल टी माइनस 2 इंटू टी। तो ये क्या आएगा, एल टी माइनस 1 प्लस एल टी माइनस 1, तो ये ट्वाइस ऑफ एल टी माइनस 1 आ गया। ये तो इक्वल नहीं है बेटा, एल टी माइनस 1 इज नॉट इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एल टी माइनस 1। हाँ या ना, जरा बताइए मेरे एंटरप्रेन्योर। हाँ हाँ, किसी ने इस तरीके की पीएचडी वाली मैथमेटिक्स लगा दी हो तो। कुछ होते हैं साइंटिस्ट, छोटे छोटे माइनर साइंटिस्ट। कई लोग यहां पे कहेंगे एल टी माइनस 1 प्लस एल टी माइनस 1 2 एल टी, ये तो एल टी माइनस 1 था, ये ट्वाइस आ गया, नहीं होगा, इनकरेक्ट। अरे पागल इंसान, ये वेलोसिटी में तू वेलोसिटी जोड़ेगा, वैल्यू से मतलब नहीं है, ये आएगी तो वेलोसिटी ही। हाँ, आएगा तो वेलोसिटी। ट्वाइस कहां से आ गया, लेंथ में लेंथ जोड़ेगा, 12 थोड़ा होगा, लेंथ ही आएगा। ठीक है, ये बता चुके हैं हम लोग। तो ये आया, अगर आप देखें फर्स्ट इक्वेशन, डायमेंशन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ राइट हैंड साइड, तो डायमेंशनली करेक्ट। पहले वाली तो ये आ रही है, वेरी गुड। हाँ, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, ट्वाइस मत कर देना। ठीक है, यस। कुछ बच्चों को वैसे डाउट नहीं आया होगा, कुछ बच्चों को बिल्कुल मस्त चल रहा होगा, अचानक से मैंने लिखा है, हाँ हम बात तो सही हो रही है, हम कैसे गलत। अबे भाई थोड़ा तो कॉन्फिडेंस भी रखा कर अपने पे। किस किस को सही में डाउट आ गया था कुछ होंगे यहां पर, हमारे कुछ अंटर होंगे जिनको सही में एक बार डाउट आ गया होगा, अरे हाँ यार ट्वाइस होना चाहिए था। सच बताना, पक्का बता रहा हूं, अरे हो ही नहीं सकता 100% इतने तेज हो हमारे बच्चे। हाँ, सच बताना किस किस को एक, हाँ देखो आ गया ना। मुझे ऐसी गलतियां करनी पड़ती हैं क्योंकि हमारे जो मासूम से अंटर है वो कॉन्फिडेंस नहीं है ना। अरे पागल, वेलोसिटी में वेलोसिटी जोड़ेगा, वैल्यू की बात थोड़ा ना कह रहा हूं। तू 10 मीटर में 2 मीटर जोड़, एग्जाम्पल दिया था, तू 12 मीटर लिखा, किसका ट्वाइस हुआ भाई, एल प्लस एल, एल ही आया। किसका तू 2L कर रहा था, किसका 20 मीटर करेगा या 4 मीटर करेगा, क्या करेगा। मैग्नीट्यूड से हमें कोई मतलब नहीं, नंबर से कोई मतलब नहीं, क्वांटिटी कौन सी थी, मीटर, लेंथ में लेंथ जोड़ा तो लेंथ आया। डाउट आ गया था चलिए भाई, अरे अपने पे थोड़ा सा तो कॉन्फिडेंस रखा करो। ठीक है, अगला है हमारे पास h इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, डायमेंशन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड की अगर आप बात करें, h है डिस्प्लेसमेंट, ये भी लेंथ होता है, l आ गया। डायमेंशन ऑफ राइट हैंड साइड की अगर आप बात करें तो एल टी माइनस 1 इंटू टी प्लस हाफ का कोई डायमेंशन नहीं, नंबर है, एल टी माइनस 2 इंटू टी का स्क्वायर, तो ये भी एल आया, ये भी एल आया, लेंथ ही आया। आप कह सकते हैं डायमेंशन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू डायमेंशन ऑफ राइट हैंड साइड, डायमेंशनली करेक्ट। क्लियर?
तीसरी इक्वेशन चेक करते हैं मेरे एंटरप्रेन्योर। वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। तो डायमेंशन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड क्या आएगा? ये LT माइनस 1 का स्क्वायर माइनस LT माइनस 1 का स्क्वायर। तो ये आएगा बेटा L2T माइनस 2 माइनस L2T माइनस 2, और सेम क्वांटिटी में घटाओगे आएगा तो वही। ऑल आर करेक्ट, वेरी गुड, लव यू बेटा। डायमेंशन ऑफ राइट हैंड साइड की बात करेंगे बेटा तो ये ट्वाइस 2 का तो कोई डायमेंशन नहीं होगा। ए का है LT माइनस 2 इंटू एस डिस्प्लेसमेंट था लेंथ, तो ये आ गया L2T माइनस 2। अब आप यहां पे कहेंगे डायमेंशन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ राइट हैंड साइड। ये डायमेंशनली करेक्ट है। हाँ, फोर्थ इक्वेशन काइनेमेटिक्स में कराऊंगा, टेंशन मत लो, क्योंकि आधे बच्चे भी डेंगू का मौसम भी हो रहा है भाई साहब, मच्छर बहुत हो रहे और बैच में भी बच्चे बहुत है, खून भी पीते, तो कुछ नहीं से डेंगू वाले निकलेंगे, टीचर ही मर जाए। ठीक है, अब पता लगा आपको काट ले तो सांप का जहर से तब भी बच जाओगे, बच्चे के डाउट से नहीं बच पाओगे। हाँ, बता रहा है, पर्सनल एक्सपीरियंस। ठीक है, तो S इक्वल टू U प्लस A बाई 2 इंटू 2n माइनस 1, डिस्प्लेसमेंट इन NH सेकेंड का जो फॉर्मूला है उसको हम लोग अलग से डिस्कस करेंगे काइनेमेटिक्स या मोशन इन 1D में। क्लियर? हाँ, यस। अगला क्वेश्चन हमारे पास, जल्दी से चेक करिए। P प्रेशर है, रो डेंसिटी, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ वेव की अगर हम लोग बात करें तो डायमेंशन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड, सारे बच्चे जरा चेक करें। वेलोसिटी ऑफ वेव तो वेलोसिटी होगी LT माइनस 1। डायमेंशन ऑफ राइट हैंड साइड अंडर रूट में प्रेशर। डायमेंशन रख ले बेटा, नहीं तो एग्जाम में से प्रेशर ही आ रहा होगा, बाथरूम भागता रहेगा। फोर्स अपॉन एरिया ML माइनस 1 T माइनस 2। डेंसिटी सर कौन सी होगी? मास डेंसिटी। जब तक ना बोले सर मास डेंसिटी भी आप कह रहे थे 3 प्रकार की, लीनियर मास डेंसिटी, एरियल मास डेंसिटी, वॉल्यूमेट्रिक। जब तक ना बोले वॉल्यूम वाला मास डेंसिटी, मास अपॉन वॉल्यूम। तो ML माइनस 3 क्या आ रहा है भाई? कुछ बच्चे कह रहे हैं इनकरेक्ट और कुछ बच्चे कह रहे हैं करेक्ट। चलिए बट गए। ML माइनस 1 T माइनस 2 डिवाइडेड बाय M की पावर L माइनस 3। M से M गया, ये ऊपर चला जाएगा अंडर रूट में बेटा L की पावर 3, L की पावर माइनस 1, T की पावर माइनस 2, L की पावर हमारे पास 2, T की पावर माइनस 2, स्क्वायर रूट लोगे LT माइनस 1। बिल्कुल सही, डायमेंशनली करेक्ट है बेटा। कैसे कह रहे थे इनकरेक्ट है ये है? हाँ, अब आप जब आगे जाओगे ना वेव्स चैप्टर 11 के आखिरी चैप्टर में फॉर्मूला आएगा। अब तुम्हें थोड़ा पता है ये सही है या गलत है, तुम बस इतना ही बोल सकते हो डायमेंशनली करेक्ट। तुम काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूले में ना बिल्कुल ऐसे हो जाता है, हाफ mv स्क्वायर होता है। अब बताइए सही है या गलत है? नहीं पता ना, ये 11th क्लास के आखिरी में पढ़ाया जाएगा और उस समय तक हालत ऐसी होगी पढ़ाने के बाद भी नहीं समझ आएगा कि सही है गलत है। दिस इज द सरकाज़म। चलिए कोई नहीं, अभी के लिए तो बस डायमेंशनली चेक कर लीजिए। अगला सवाल मेरे एंटरप्रेन्योर, देखा जाए क्या आप लोग पकड़ पा रहे हैं या नहीं। वेलोसिटी ऑफ वेव इन अ स्ट्रिंग, एक हाँ LT माइनस 1 कैसे आया भाई? ये तो वेलोसिटी है तो LT माइनस 1 स्क्वायर रूट। अरे भाई मेरे को तो यार तुम्हारे डाउट पर ना तरुण सर पर वो होता है बस। तुम्हारे इस लेवल के डाउट पर मेरे को सिर्फ तरुण सर पे वो होता है यार, तरस आता है कि भाई हाँ आ जाओ भाई। वेलोसिटी ऑफ वेव इन अ स्ट्रिंग, भाई वेव की वेलोसिटी धागे में, अरे वेलोसिटी तो LT माइनस 1 होगा, हमें क्या लेना देना धागे में हो या किसी बंदे में हो। डायमेंशन ऑफ राइट हैंड साइड जरा देखना 1/2L। H कहां से आ गया? ये L, यहां L होगा, ठीक है। चलो यहां पर देखना 1/2 का तो कोई होएगा ही नहीं, डायमेंशन 1/L अंडर रूट में। टेंशन का बताइए जरा सारे बच्चे, मुझे टेंशन बताइए क्या होता था।
जरा अब देखो क्वेश्चन में आ गया ना, हम डायमेंशन नहीं पढ़ेंगे, हाँ बेटा मार्क्स दूसरे को दे दियो। टेंशन क्या होता था बताइए? बताइए, टेंशन याद करिए। हाँ, फोर्स। सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए यार, mLT-2 डिवाइडेड बाय मास पर यूनिट लेंथ। याद करो ये लीनियर मास डेंसिटी है। क्वेश्चन में कंफ्यूज करने के लिए बोल सकते थे लीनियर मास डेंसिटी। लीनियर मतलब वन डायमेंशन पर, तो लेंथ से डिवाइड करना है। एरियल मास डेंसिटी, मास अपॉन एरिया। वॉल्यूमेट्रिक मास डेंसिटी, मास अपॉन वॉल्यूम। तो ये हो जाएगा ml-1। तो बेटा m से m गया, 1/L अंडर रूट में ये ऊपर जाएगा L की पावर 2 T की पावर -2, 1/L LT-1। ये कट गया बेटा, ये T-1 आ रहा है। क्या आ रहा है? इनकरेक्ट। भाई लेफ्ट हैंड साइड पर तेरी वेलोसिटी है, राइट हैंड साइड पर फ्रीक्वेंसी, 1/टाइम फ्रीक्वेंसी है, तो तू कैसे इन दोनों को इक्वेट कर सकता है? ये हो गया इनकरेक्ट, ये हो गया इनकरेक्ट। सीधी सी बात। वेरी गुड। अगला सवाल मेरा एंटरप्रेन्टर। ठीक है, ये हमारे इस एंटरप्रेन्टर ने सवाल, मुझे ऐसा लग रहा है दूसरी पीपीटी भेजी थी उसने लगाई नहीं है। चलो कोई नहीं। अगला सवाल मेरे एंटरप्रेन्टर, देख के थोड़ा सा खतरनाक लगेगा क्योंकि ये 12वीं के सिलेबस में ये फंक्शन आता है। लेट्स सी। ठीक है, Q इज इक्वल टू Q इंटू 1 माइनस ई की पावर, ये क्या दे रखा है? Q इज इक्वल टू Q इंटू 1 माइनस ई की पावर -T/R इंटू C, ऐसा दे रखा है। Q क्या है? चार्ज ऑन द कैपेसिटर एट टाइम t, किसी भी समय पर चार्ज है। कैपिटल Q है मैक्सिमम चार्ज, चार्ज ही हुआ। R रेजिस्टेंस, C कैपेसिटेंस, ठीक है, और T अगर आपको चाहिए ये है टाइम। अब बताइए, ये 12वीं क्लास के तीसरे चैप्टर में आता है, करंट इलेक्ट्रिसिटी के चैप्टर में। हाँ, करेक्ट आ रहा है। चलिए अब याद करिए, R इंटू सी, RC क्या होता था? गाड़ी मारे तुम्हें अभी। R इंटू सी टाइम की डायमेंशन होती थी, करने की जरूरत नहीं थी। ठीक है, पता लगे तुम रेजिस्टेंस अलग से निकालो, कैपेसिटेंस अलग से निकालो, फिर अरे भाई टाइम होता है। तो जरा देखना, डायमेंशन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड की बात करूं, ये तो चार्ज है। सर चार्ज की डायमेंशन कैसे निकालेंगे? I इज इक्वल टू Q/T होता था, याद करो। तो Q इज इक्वल टू I इंटू टी। I भी फंडामेंटल, टाइम भी फंडामेंटल, या A इंटू टी अगर आप लिखना चाहें, और A इंटू टी। कुछ बुक्स में I इंटू टी लिखेंगे, कुछ में A इंटू टी। तो ये तो AT आ गया। डायमेंशन ऑफ राइट हैंड साइड जरा देखना बेटा, ये AT इंटू 1 माइनस ई की पावर -T/T, बिल्कुल मस्त सेट हो रहा है। देखो भाई, इसकी डायमेंशन इससे कट गई, और ये पावर, किसी की भी पावर डायमेंशन लेस होनी चाहिए, बिल्कुल मस्त मजे में। आपको ये बात पता है, किसी की भी पावर कर दोगे ये पूरा का पूरा डायमेंशन लेस है, मस्त मजे में। नंबर डायमेंशन लेस है, मस्त मजे में। नंबर में से नंबर जाएगा, नंबर आएगा मस्त मजे में। ये पूरा का पूरा आपका डायमेंशन लेस है, बिल्कुल सही। तो डायमेंशन ऑफ राइट हैंड साइड बचा क्या? AT। क्वेश्चन देख के घबराना क्यों? क्वेश्चन देख के घबराना क्यों? ये R इंटू सी पहली बता चुका हूं, रेजिस्टेंस इंटू कैपेसिटेंस टाइम होता है। R/L नहीं, हमारे पास L/R टाइम होता है, इंडक्टेंस निकलवाने के लिए बताया था। तो ये टाइम है, टाइम टाइम गया, इसकी पावर डायमेंशनलेस हो गई। ये खुद डायमेंशनलेस होता है, नंबर में से नंबर ही घटा सकते हो, ये पूरा डायमेंशनलेस हुआ। डायमेंशन ऑफ राइट हैंड साइड 80 आया, तो डायमेंशन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ राइट हैंड साइड। आप बोलेंगे डायमेंशनली करेक्ट। किस किसने ये कर लिया भाई? किस किसने ये वाला कर लिया था? एक बार दिल बना दो। वेरी गुड यार, मस्त मजे में। कुछ बच्चे ना इस क्वेश्चन को देख के ही छोड़ देते हैं। डरपोक,
कतई डरपोक, ऐसा क्यों करेगा भाई? ट्राई कर, नहीं हुआ नहीं हुआ, सीख लेंगे। अगला सवाल, इसमें गलती होगी। चलिए चलिए, चेक द फॉर्मूला वेदर इट इज डायमेंशनली करेक्ट और नॉट। इसमें मैंने एबीसीडी सही लिखी है ना। हमारी एक तो ये भी बड़ी दिक्कत है, ए ये है, बी सी डी, कहां डी, डी ई एफ जी। हाँ बहुत सही। चलिए, एक फॉर्मूला दिया है, ठीक है, H इज इक्वल टू, थोड़ा बड़ा लिख देते हैं, H इज इक्वल टू 2s cos थीटा डिवाइडेड बाय R रो जी। इन्होंने बोला H है हाइट राइज इन ट्यूब, S है सरफेस टेंशन, थीटा एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट, R रेडियस, रो डेंसिटी, जी एक्सलरेट नहीं, हट एक्सलरेशन। अब पहले तो मुझे सारे बच्चे बताएं किन किन ने ये पैरामीटर्स की डायमेंशंस याद है। डायमेंशनली करेक्ट आ रहा है? वेरी। ऐसा मत करना यार कि तुम डायमेंशन पीछे से छाप रहे हो और फिर कर रहे हो, फिर तो बच्चा ही क्या क्वेश्चन में, रिकॉल करना ही सीखना है। कुछ बच्चों का इनकरेक्ट आ रहा है, कुछ बच्चों का करेक्ट आ रहा है। अच्छा, हाइट राइज इन ट्यूब, किसी ट्यूब में हाइट राइज, तो हाइट है भैया, डायमेंशन एल होगा। सरफेस टेंशन क्या होता था? सरफेस टेंशन क्या होता था? सरफेस टेंशन मेरे एंटरमेंटर, कुछ बच्चे कहेंगे टेंशन तो फोर्स होता था, तो MLT-2। गलत हो जाओगे बेटा, यही क्वेश्चन पटक देगा, खोपड़ी खुल जाएगी। दिस इज फोर्स अपॉन लेंथ, तो आएगा MT-2। यस, टेंशन फोर्स होता है, सरफेस टेंशन फोर्स अपॉन लेंथ, फोर्स ग्रेडियंट सब बराबर। एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट, भाई एंगल तो डायमेंशनलेस है, इसकी तो कोई डायमेंशन ही नहीं होगी। सर कांटेक्ट का एंगल क्या हो, देख रहा है बेटा, कांपते कांपते यहां से कन्याकुमारी जाता है हमारा तप्पड़, एंगल ऑफ कांटेक्ट एंगल ही तो होगा। रेडियस एल, डेंसिटी ml-3, एक्सलरेशन LT-2। अब हमें सारी डायमेंशन पता है, अब आ जाओ करते हैं। तो डायमेंशन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड अगर आप निकालें तो मेरे एंटरपेंटर एल आएगा। डायमेंशन ऑफ राइट हैंड साइड मेरे एंटरपेंटर, देखो 2 का तो कुछ होगा नहीं, नंबर है। सरफेस टेंशन MT-2। कॉस थीटा का क्या करेंगे? कुछ नहीं भाई, कॉस थीटा खुद डायमेंशनलेस होता है, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर डायमेंशनलेस, डिवाइडेड बाय R ML-3 और LT-2। ये आया मेरे एंटरपेंटर, काटा पीटी करा जाओ, बहुत मजा आता है। M से M चला गया, ये L 1 ये क्या आ रहा है, L⁻⁻1 L आ गया, तो डायमेंशनली करेक्ट होगा ये। किस किसने सारे सवाल कर लिए, एक बार दिल बना दो। किसी को धीरे लगे करना पड़ेगा, किसी को तेज लगे इसी स्पीड पर चलना पड़ेगा, सीधी सी बात। बेटा ओए, डायमेंशनली करेक्ट पूरा लिख, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा है, लग रहा है गाली दे रहा इतना पढ़ाने के बाद। हाँ बेटा, ये जो लिख रहा है ना डीसी को ब्लॉक मार दियो बेटा, पूरा लिख ले, ठीक है। हाँ, थोड़ा देखने के लिए एस्थेटिकली अच्छा लगता है। हाँ यस, लव यू बेटा, लव यू लव यू लव यू, ठीक है। यस भाई साहब, ऐसे शॉर्ट फॉर्म मत बना ठीक है। हाँ मुझे पता है तेरी भावनाएं अच्छी होंगी, लेकिन यहां पर वो समझ नहीं आता कई बार, समझ रहा है। हाँ, और अपने स्कूल के एग्जाम में तो भाई पूरा लिख के आना पता लगे। हाँ, MLT-2 की पावर, T की पावर जो होती है फोर्स में, वही मार्क्स आ जाए। फिजिक्स वाला जोक था, कईयों को कम को समझ आएगा, ठीक है। हाँ आ जाओ भाई। अब नेक्स्ट इस चीज को समझना, यहां पर कईयों को दर्द होता है, कन्वर्जेंस फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर, ठीक है। कन्वर्जन फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर, मैंने रोका है।
याद करो हम लोगों ने कन्वर्जन ऑफ द यूनिट्स का सवाल किया था। 1 न्यूटन में कितने डायन्स होती हैं, है ना? 1 जूल में कितने अर्ग होते हैं, ये हम लोगों ने कन्वर्ट करा था। सारे बच्चे अब याद करके बताइए हाँ या ना। वी हैव ऑलरेडी, हम लोगों ने एक मेथड यूज किया हुआ है कन्वर्जन्स का, और कन्वर्जन्स हम लोगों ने वहां पे करी थी। अगर आपको याद आ रहा हो, 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 की पावर 7 डायन्स, ये हम लोगों ने सीख लिया था। 1 जूल्स, ओए 10 की पावर 5 ये नहीं सीखा था, ये सीखा था, ठीक है? डायन का डी चला गया। जूल्स इज इक्वल टू 10 की पावर 7 अर्ग। यस, जो वहां पर हम लोग मेथड यूज कर रहे थे ना बेटा, वो नॉर्मली आप कभी भी यूज कर सकते हो, बस स्कूल में नहीं। समझना, ये वाला जो कन्वर्जन मैं आपको ऑलरेडी सिखा चुका हूं, ये वाला क्यों है? स्कूल में आपको इसी मेथड से ही सॉल्व करना पड़ेगा। सेम रिजल्ट आएंगे, अभी देखना, और आपको मैं कुछ होमवर्क दे दूंगा, चेक कर लेना, लेकिन मेथड सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर? 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 की पावर 5 टाइम्स, ये डायरेक्टली याद रखना। अच्छा, और आप सभी लोगों का आई थिंक पेपर भी आने वाला है, एक शॉर्ट टेस्ट है। एक बच्चे ने, भाई देखो, आप अच्छे कमेंट लिखोगे तो मेरे पास पहुंचेंगे ना, फालतू के कमेंट लिखोगे दब जाते हैं। एक बच्चे ने कहा कि सर मेरा बैकलॉग है, मुझे टेस्ट देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? फर्स्ट टेस्ट आप स्किप कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। पहली प्रायोरिटी है आप अपना सिलेबस कवर करके सबके साथ बराबर आइए। कोई नहीं, एक टेस्ट छूटेगा, कुछ डीपीपी छूटेगी, कोई नहीं, इसको बाद में कर लेंगे, बहुत टाइम होता है, ठीक है? बराबर आने की कोशिश करिए। और जिन लोगों का साथ में चल रहा है या टेस्ट तक प्रिपेयर हो जाएंगे, आई थिंक 28 तारीख को शायद टेस्ट है, या जब भी आपका टेस्ट है, ठीक है? जब भी आपका टेस्ट है, पेपर जो भी सेट करेगा, देखो मैं नहीं सेट करूंगा पेपर, ठीक है? ऑब्वियस सी बात है, पेपर जो भी सेट करेगा, ठीक है, कोशिश करिएगा, अगर वो इधर उधर से घुमा फिरा के पूछने की कोशिश भी कर रहा है, ठीक है, कंसेप्ट मैंने सारे कवर करे हैं तो आपके हो जाएंगे। मुझे जहां तक कॉन्फिडेंस है, जो भी वो घुमाएगा, हम लोगों ने सारी इतनी वैरायटीज देख ली हैं, वो कहीं से भी घुमाने की कोशिश करेगा, आपको पता होगा। तो प्लीज अपने नोट्स को बहुत अच्छे से सोच के जाइएगा, ठीक है? 28 तारीख को है, वेरी गुड। आई थिंक शॉर्ट टेस्ट होगा, पहला वाला टेस्ट शॉर्ट टेस्ट रखा जाता है, क्योंकि अभी ज्यादा टाइम हुआ नहीं है, कुछ बच्चे लेट डिले ज्वाइन करते हैं, तो आई थिंक 8 या 10 क्वेश्चन ही होंगे। इसका अगला पेपर, तब तक हमारा एक चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा, आई थिंक बेसिक मैथ्स भी हो चुका होगा, तब आपका अगला टेस्ट होगा जेईई मेंस लेवल का। क्लियर? ओके। तो सबसे पहले जिनका बैकलॉग है, आप प्लीज बैकलॉग को कवर करिएगा। आइए, कन्वर्जन्स कैसे करते हैं, आप सबकी मैं चोंच रोकूंगा, ध्यान से सुनना, ठीक है? बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और देखो, सेंसिबल बच्चा होगा जो मेरे को सुन रहा होगा, अब मैं ये 15 मिनट बचे हैं, बहुत सीरियसली बोलने वाला हूं, ठीक है? इधर उधर हल्का सा भी दिमाग डिवेट मत करना। ये वाला जो मैं मेथड बता रहा हूं, ये आपका थोड़ा सा ना लेंदी मेथड होता है। तो सर एग्जाम में, कंपटीशन में तो हमारे पास टाइम की कमी होती है, हमें तो कम टाइम में करना है, स्पीड के साथ करना है, ऑब्वियस सी बात है। तो जो हम लोगों ने पहले कन्वर्जन्स के मेथड करे हैं, अगर आपको वो कंफर्टेबल लग रहा है, आप उससे निपटा लीजिए। आपको लग रहा है यार ये ठीक है, उससे कर लीजिए। किन्हीं को अगर ये लग रहा है कि नहीं यार ये मेरे को आसान लग रहा है मेथड, इससे कर लीजिए। आंसर दोनों में सेम ही आएगा, गलत नहीं आएगा, ठीक है? लेकिन अगर आप स्कूल में, जो स्कूल गोइंग स्टूडेंट है, अगर आप देखेंगे तो आपके स्कूल में इस प्रकार के सवाल आते हैं। ये जूल्स और अर्ग वाला बहुत कॉमन सवाल है, ये आता है। और जब भी ये आएगा, आपको इसी मेथड को फॉलो करना है, पिछले वाले मेथड को फॉलो नहीं करना है। तो पहली मैं डिस्क्लेमर दे रहा हूं, ठीक है? अब याद करिए, मैंने आपको बताया था, व्हेन वी टेक अ रीडिंग, सर इसको कॉपी करना है, बिल्कुल आराम आराम से कॉपी करिए। व्हेन वी टेक एनी एक्सपेरिमेंटल रीडिंग, एनी एक्सपेरिमेंटल, आप कोई भी रीडिंग लेंगे, एक्सपेरिमेंट से लेंगे, ठीक है? आप कोई भी रीडिंग लेंगे, एक्सपेरिमेंट से लेंगे, वो आएगा n इंटू यू। याद करिए, सेम इसी तरीके से है वो चीज, तरीका सेम, लेकिन स्कूल में कहते हैं यार इससे करो, मार्क्स काटते हैं। n होता है उसका मैग्नीट्यूड, वैल्यू कितनी है, ठीक है? और u होता है हमारे पास यूनिट्स, जिसकी हम लोग बात करते आए हैं अभी तक, ठीक है? एंड वी ऑल्सो नो दैट if we convert this reading, कोई भी रीडिंग आ गई, in any other units,
द न्यूमेरिकल आप बोले द एक्सपेरिमेंटल वैल्यू रिमेन्स सेम। वैल्यू रिमेन सेम कहने का मतलब क्या है? मैंने आपको एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल दिया, ठीक है। जब उस समय मैं कन्वर्जन पढ़ा रहा था, बहुत सिंपल सा एग्जांपल दिया कि मान लो कि मैंने क्या करा, एक स्केल का एक सिंपल सा एक्सपेरिमेंट था स्कूल में कि भाई इसका लेंथ नापो। तो आप लेंथ किससे नापोगे? मीटर स्केल से नाप लोगे। अगर थोड़े से और एडवांस हो तो वर्नियर, कैलिपर, स्क्रू, मतलब और इंस्ट्रूमेंट से आप लेंथ नाप लिया, ठीक है। मान लीजिए मेरे पास लेंथ ऑफ पेंसिल आ गई, यहां से सुनना, लेंथ ऑफ पेंसिल मेरे पास आ गई 10 सेंटीमीटर, या ठीक है 10 सेंटीमीटर आ गई। अब ये एक्सपेरिमेंटली आपने एक एक्सपेरिमेंट करा, 10 सेंटीमीटर आ गई, उसको मैं चेंज नहीं कर सकता ना। कोई बोले नहीं भाई 1 किलोमीटर आई थी, वो तो पूरा ही गलत है, एक्सपेरिमेंट करके दिखाओ फिर। वैल्यू 10 सेंटीमीटर आ गई, एक बार ये एक्सपेरिमेंट हो गया, ठीक है। ये इसका n है, ध्यान समझना, जो ये लिखा था, ये जो 10 है दिस इज योर मैग्नीट्यूड, वैल्यू कितनी है, और ये जो लिखा था दिस इज योर यूनिट। अगर आपको याद है, एक बार आप एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं, n इंटू यू हमेशा कांस्टेंट हो जाता है। अगर कोई बोले हमेशा कांस्टेंट क्यों? क्योंकि आपने एक एक्सपेरिमेंट से निकाला है इसको। कोई बोले नहीं इसको वेरी करना है, तो भाई अलग एक्सपेरिमेंट कर लो, देखो रीडिंग क्या आ रही है, राइट। अब कोई बच्चा इसको बोले कि यार 10 सेंटीमीटर है ना, मैं इसको 100 mm कह दूं, 100 mm कह दूं, क्योंकि हमारे पास 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं, 100 mm कर दूं, तो स्टूडेंट गलत नहीं है। ध्यान से सुनना, स्टूडेंट गलत नहीं है, उसने एक्सपेरिमेंटल की जो वैल्यू है वो सेम ही रखी है। n इंटू यू कॉन्स्टेंट ये है, मैग्नीट्यूड इसका अलग है, यहां पे मैंने, हाँ इसका मैग्नीट्यूड अलग है, इसकी यूनिट अलग है, समझना, इसका मैग्नीट्यूड अलग है, इसकी यूनिट अलग है, इसका मैग्नीट्यूड अलग है, इसकी यूनिट अलग है। लेकिन एक्चुअली में सारे बच्चे ये चीज समझिए, 10 सेंटीमीटर 100 mm होता है भाई। एक्सपेरिमेंटल वैल्यू अलग नहीं करा उसने, इसको 10 सेंटीमीटर को 20 सेंटीमीटर नहीं बनाया, 1 किलोमीटर नहीं बनाया, मिलीमीटर नहीं बनाया, उसने 10 सेंटीमीटर को 10 सेंटीमीटर ही रहने दिया, बस यूनिट अलग कर दी। यूनिट अलग हुई तो मैग्नीट्यूड अलग हुआ। तो क्या मैं सारे बच्चे ये कह सकता हूं स्टेटमेंट को, इफ वी कन्वर्ट दिस रीडिंग, जो भी आपने एक्सपेरिमेंटल रीडिंग ली है, मान लो आपने 1 किलोमीटर नापा, यार उसको लिखने के कितने तरीके हैं यार। कोई बोले 1000 मीटर, कोई बोले 10⁶ मिलीमीटर, कोई सेंटीमीटर में लिखे, कोई डेसीमीटर में लिखे, कोई डेकामीटर में लिखे, कोई हेक्टामीटर में लिखे, लिखना चाहे लिख सकता है, कोई नैनोमीटर में लिखे, कोई पिकोमीटर में उसको कन्वर्ट करके लिखे, लिख सकता है। बात यह है, इफ वी कन्वर्ट द रीडिंग, जो एक बार रीडिंग आ गई उसको कन्वर्ट करते हो अगर आप अनदर यूनिट सिस्टम में, सिस्टम ऑफ यूनिट्स याद करो, एफपीएस, सीजीएस, एमकेएस, अगर आप एक नई यूनिट सिस्टम में जा रहे हो, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू रिमेन सेम। आपने जो चीज नाप ली वो नाप ली भाई, उसको चेंज नहीं कर सकता। हां, उसको लिखने का तरीका चेंज कर सकता हूं। मैं 10 सेंटीमीटर को 100 mm लिख सकता हूं, ये वाली वैल्यू 100 mm और 10 सेंटीमीटर दोनों सेम ही है। ये नहीं है कि 10 सेंटीमीटर को मैं 20 सेंटीमीटर लिख रहा हूं। तो ये चीज समझना कि व्हेनेवर वी कन्वर्ट, एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट निकल के आता है, ठीक है। व्हेनेवर वी कन्वर्ट, वी कन्वर्ट N1 U1 मस्ट बी इक्वल टू N2 U2 होना चाहिए। सारे बच्चे समझना, ये बहुत प्यारा सा कंसेप्ट निकल के आया। N1 U1 क्या है? जो आपने एक्सपेरिमेंटल रीडिंग ली थी, अगर आपने उसको कन्वर्ट कर भी दिया है तो उसका मैग्नीट्यूड और यूनिट अलग हो गया, लेकिन रहेगा तो वो सेम ही। सारे बच्चे अब मेरे को बताओ कि आप इस लॉजिक को पकड़ पा रहे हो? N1 U1 मैंने एक रीडिंग लिया, मान लो मैं उसको दूसरे में कन्वर्ट कर रहा हूं, ठीक है, तो मैग्नीट्यूड चेंज हो सकता है, यूनिट चेंज हो सकती है, लेकिन जो आपका एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है वो सेम ही रहेगा। यस और नो? हाँ, क्लियर, वो चीज सेम रहेगी। तो ये चीज कितने आसानी से मैं लिख सकता हूं, ये है मैग्नीट्यूड, या फिर आपको पता ही है, दिस इज मैग्नीट्यूड इन फर्स्ट सिस्टम, दिस इज मैग्नीट्यूड इन सेकंड सिस्टम। यूनिट या लिख ही देते हैं सर, ये लिखना है, बिल्कुल लिखना बेटा, मैग्नीट्यूड इन फर्स्ट सिस्टम, पहले सिस्टम में, हो सकता है ये एमकेएस
हो सकता है ये सीजीएस हो। दिस इज यूनिट ऑफ फर्स्ट सिस्टम, यूनिट ऑफ फर्स्ट सिस्टम। अभी क्वेश्चन करोगे और समझ आएगा बेटा, बस साथ में चलो फ्लो में। दिस इज मैग्नीट्यूड ऑफ सेकेंड सिस्टम, ऑफ सेकेंड सिस्टम। तो सेकेंड सिस्टम इसका मतलब क्या है? हो सकता है यहां एमकेएस हो सकता है यहां सीजीएस हो सकता है यहां सीजीएस हो, यहां एफपीएस हो सकता है। दिस इज योर यूनिट इन सेकेंड सिस्टम। यूनिट इन सेकेंड सिस्टम। सारे बच्चे अब देखना, मैं एग्जांपल्स के साथ स्टार्ट करूंगा, फिर मैं आपको कुछ क्वेश्चन, एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन हम लोग करेंगे, फिर मैं आपको एक दो होमवर्क दूंगा जो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। सर समझ नहीं आ रहा बेटा, दिमाग चाहिए। पीयूष बेटा सिर्फ लेक्चर देखने से नहीं होता, सोचो, पीछे का बैकलॉग कवर करो, पीछे के लेक्चर में भी सोचो। यस। अब एक एग्जांपल बिल्कुल बेसिक सा जो हम लोग कर चुके हैं। If a unit of force in SI system is Newton, what is the unit? If unit of force in SI system is 1 Newton, what is the value in CGS? या बेसिकली इसको थोड़ा सा स्टेटमेंट वाइज चेंज कर देता हूं, कन्वर्ट। ठीक है, अबे कलर क्यों नहीं चेंज हो रहा इसका? हाँ, क्वेश्चन ये लिख लेना बेटा, unit of force is Newton in SI बोलिए या MKS, दोनों में सेम है। कन्वर्ट 1 न्यूटन ऑफ फोर्स टू CGS, उसको CGS सिस्टम में कन्वर्ट करिए। ये सवाल है, ठीक है, यही हमारा सवाल है। सर ये तो हमें कराया हुआ है आपने। बिल्कुल कराया है, बिल्कुल कराया है। आप सभी लोगों को इसका जवाब पता है, लेकिन मेथड देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैंने कहा यार ध्यान से सुनना, हमारे लिए N1U1 मस्ट बी इक्वल टू N2U2। सारे बच्चे पहले मेरे से स्टेप सीखेंगे, सेकंड वाले में आप सभी लोग स्टेप्स मेरे साथ रिलेट करेंगे, दोनों मिलके करेंगे। तीसरा क्वेश्चन आप लोग करोगे ऑब्जेक्टिव। इसका रिजल्ट आपको पता है, इसीलिए मैं चाहता हूं, ये था 1, इसकी वैल्यू है 1, दिस इज न्यूटन। ये दूसरे सिस्टम में कितना बनेगा मेरे को ये नहीं पता, और दिस इज यूनिट ऑफ फोर्स इन CGS। ध्यान सुनना, यही तो कन्वर्ट करने के लिए कह रहा है। तुम्हें डायमेंशन ऑफ फोर्स पता है, डायमेंशन ऑफ फोर्स आपको पता है बेटा, दैट इज MLT-2। क्योंकि चैट ऑफ है, आपका सारा फोकस मेरे वर्ड पर होना चाहिए। कुछ सोचना, मैं इसको CGS में लिखूं, न्यूटन को जो फोर्स है मैं CGS में लिखूं या MKS में लिखूं, डायमेंशन तो सेम ही रहेगी ना यार, हाँ या ना? सारे बच्चे बस इतना सोच के बताना, क्योंकि ये वाला स्टेप के बाद जब मैं ये लिखूंगा तो कई बच्चों को दिक्कत आएगी, और फिर वो स्टार्टिंग में इरिटेट मत होना, थोड़ी सी प्रैक्टिस करोगे अपने आप समझ आएगा। सवाल मेरा ये है, मैं अगर फोर्स को CGS सिस्टम में लिखूं, FPS सिस्टम में लिखूं या MKS सिस्टम में, कुछ भी लिखूं, यूनिट चेंज होगी, डायमेंशन तो सेम ही रहेगी ना यार। MLT-2 उसका फॉर्मूला मास इंटू एक्सेलरेशन ही तो होगा, है ना भाई। फोर्स का फॉर्मूला तुम्हारे लिए मास इंटू एक्सेलरेशन ही होगा। तुम चाहे इसकी कोई भी यूनिट रख लो, मास की यूनिट तुम केजी में ले लो, इसकी मीटर पर सेकंड स्क्वायर में ले लो, इसको ग्राम में ले लो, सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, यूनिट अलग ले सकते हो, लेकिन फॉर्मूला तो सेम ही रहेगा ना यार, फॉर्मूला तो सेम ही रहेगा। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, N1 यूनिट्स को मैं लिख रहा हूं M1 L1 T1 की पावर -2। ध्यान से देखना, ये ऐसे आपको स्कूल में करना है, इक्वल टू N2 M2 L2 T2 की पावर -2। समझना सर, ये L1 L2 ये सब क्या है? ये पूरा था आपका SI यूनिट सिस्टम, और ये पूरा था आपका CGS। M1 हमारे लिए है मास, यूनिट ऑफ मास,
यूनिट ऑफ मास इन एसआई, ठीक है, इन एसआई। ये क्या है? दिस इज यूनिट ऑफ लेंथ, यूनिट ऑफ लेंथ इन एसआई। ये क्या है? यूनिट ऑफ टाइम इन एसआई। 1 न्यूटन जो आप लिख रहे थे, न्यूटन को मैंने कैसे लिखा? एमएलटी -2, डायमेंशन तो वही रहेगी ना। यहां पर मास आपका एसआई में केजी होगा, ये मीटर होगा, ये सेकंड का एस की पावर -2 होगा। सारे बच्चे देखना, जिनका टाइम हो गया बेटा सुट से निकल लेना, सुट से। मास यहां क्या होगा? केजी, मीटर और सेकंड होगा। अब मेरे को किसी और सिस्टम में जाना, उसकी वैल्यू नहीं पता है, ये सीजीएस में कन्वर्ट करने के लिए कह रहे थे, तो मास इन सीजीएस, दिस विल बी ग्राम, दिस इज लेंथ इन सीजीएस, दैट इज सेंटीमीटर, एंड दिस इज टाइम इन सीजीएस। यही तो आपको कन्वर्ट करना है, यही तो कन्वर्ट करना था। मुझे N2 चाहिए कि भाई 1 न्यूटन, ये न्यूटन बनाएंगे सारे एसआई यूनिट सिस्टम, ये न्यूटन बनाएगा और ये डायन बनाएगा। हमें N2 की वैल्यू चाहिए थी कि N2 क्या है। 1 न्यूटन इक्वल टू हाउ मेनी डायन्स, हमें ये जानना था। सर यूनिट कहां गया? अरे भाई यूनिट ही तो है तुम, अरे यार यूनिट ऑफ फोर्स होता है केजी पगले, मीटर पर सेकंड का स्क्वायर, यही तो होता है। मास, लेंथ और टाइम का स्क्वायर, एस की पावर -2, उसको बस इस फॉर्म में लिखा है मैंने। क्लियर? अब जैसे आप इक्वेट करोगे, जरा ये देखना, N1 M1 L1 की T1 की पावर -2 इज इक्वल टू N2 M2 L2 T2 की पावर -2। मुझे N2 चाहिए था, ये तो 1 हो गया, 1 इंटू M1/M2 L1/L2 T1/T2 की पावर -2 इज इक्वल टू N2। सारे बच्चे जरा ध्यान से देखना, M1 क्या होगा? केजी, और सेकंड में था ग्राम। यस, L1 एसआई यूनिट सिस्टम में ये मीटर था, ये सेंटीमीटर था, ठीक है। यहां पर सेकंड की पावर -2 इज इक्वल टू N2। अगर आप देखें तो यह आ जाएगा 1000 ग्राम बाय ग्राम, या इनटू 100 सेंटीमीटर बाय सेंटीमीटर, और ये तो कट गया, इक्वल टू N2। सारे बच्चे देखना, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर, ग्राम से ग्राम, N2 की वैल्यू आपकी आ रही है 10⁵ ये वही है 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁵ डायन्स, जो हम लोगों ने वहां पर किया था। अब स्कूल में आपको यही करना है, इन स्कूल आपको इसी मेथड से ही सॉल्व करना है। सर 1 कैसे? आपको कन्वर्ट कितना करना था? आपको 1 न्यूटन को, ध्यान से सुनना, 1 न्यूटन को कितने डायन्स में कन्वर्ट करना है? मैग्नीट्यूड 1 है, ये कितने डायन्स बनेगा मेरे को ये चाहिए। तो न्यूटन को MLT -2, न्यूटन एसआई यूनिट था तो 1 1 1 एक सिस्टम ये मान लिया रहेगा, तो फोर्स ही MLT -2, सेकंड सीजीएस सिस्टम 2 2 2 मान लिया, उठा करके यहां रखा। M1 क्या था? यूनिट ऑफ मास इन एसआई केजी। M2 क्या था? यूनिट ऑफ मास इन सीजीएस ग्राम। रख के सॉल्व करा, आंसर आ गया। क्लियर? अब जिनको डायन्स की दिक्कत आ रही है, दैट मीन्स आपने पीछे पढ़ा ही नहीं है, बैकलॉग है आपका। हाँ सर -2 एक्सप्लेन, -2 क्या? ये तो कट गया भाई। एम के सिस्टम में भी टाइम सेकंड में होता है, सीजीएस में भी टाइम सेकंड में होता है, गया, निपट गया। सर डाइन कैसे हुआ? देखो ये प्रूफ है, ये प्रूफ है। बच्चे बीच में से क्लास ज्वाइन करना चाह रहे हैं क्योंकि उनको अब डर है कि दूसरे आगे निकल गए। बेटा तू बीच से भी क्लास अटेंड करेगा ना, तब भी वो बच्चे जो पहले से पढ़ रहा है उसको तू पीछे नहीं कर पा रहा है क्योंकि वो तेरे से आगे है। ठीक है सारे बच्चे?
एक बच्चे ने पूछा टी की पावर -2 कैसे हो गई, ये किसको डाउट आ रहा है भाई? डायमेंशन ऑफ फोर्स कितना होता है? MLT -2 होता है गधे। तो वही चीज तो यहां लिखी हुई है मैंने। हाँ, यस, क्लियर। हमें 1 न्यूटन को ही तो कन्वर्ट करना था, तो N1 की वैल्यू 1 ही तो रखेगा। 5 न्यूटन को कन्वर्ट करना होता तो यहां 5 रखता तू। समझ यार कैसी बात कर रहा है सारे बच्चे। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, ये अब आप सारे बच्चे ट्राई करके आएंगे, ठीक है, और इसके आंसर आपको पता है तो आप वेरीफाई करके आएंगे। अगली क्लास में मैं सॉल्व करूंगा, ठीक है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1 जूल्स ऑफ वर्क, ठीक है, 2 जूल्स ऑफ वर्क कर देता हूं भाई साहब, नहीं तो 4 जूल्स ऑफ वर्क इन CGS यूनिट सिस्टम। एक सवाल आप ये लगाएंगे, ठीक है, एक सवाल आप ये वाला लगाएंगे जो हम लोगों ने करा हुआ है, बेसिक से करा है, ये वाला आपको आंसर पता है, नोट्स खोलिएगा आपको आंसर मिलेगा। और एक सवाल आप ये वाला लगाएंगे। इन सबको हम लोगों ने क्लास में डिस्कस किया है, तो यू नो द आंसर्स। एक सवाल आप ये लगाएंगे, पावर वाला भी किया है, ये वाला भी किया है, वर्क को भी कन्वर्ट किया है, फोर्स को भी किया था, और एक ये वाला सवाल आपका होमवर्क है। क्लियर? तो ये आपके होमवर्क है, यू नो द आंसर्स। आप प्लीज इनको चेक करके आएंगे। हाँ, आंसर तो आपको पता लग ही रहा है, आप चेक करेंगे इस वाले मेथड से। मेथड आपको सेम रखना है बेटा, प्रैक्टिस करनी है उस मेथड की, ठीक है। तो ये वाले क्वेश्चन हम लोग बाद में देखेंगे। क्लियर? यस, इसको प्लीज आप ट्राई करके आना। देखो, कई बार जब आप कोई चीज स्टार्ट करते हो तो स्टार्टिंग में इरिटेटिंग लगती है। डायमेंशन में भी लग रहा था ना स्टार्टिंग में, स्मूथ हुआ ना प्रोसेस। आप मेहनत मत रोकना, इरिटेशन लगे कोई दिक्कत नहीं, इरिटेटेड माइंड से पढ़ लीजिए उस समय। मैं बता रहा हूं 2 दिन के बाद आप हो गया पता नहीं किस फालतू चीज पे मैं रो रहा था। मेहनत ही करना था, मेहनत ही तो करनी थी, ठीक है। IITN के जैसे सोचना स्टार्ट करो, कम से कम उस तरीके से मेहनत तो आएगी। सैटरडे एंड संडे आपका फ्री है। हम लोगों ने यूनिट्स वाला पार्ट यहां कंप्लीट कर लिया है। इसकी जो ड्रॉबैक्स है अगली क्लास में बताऊंगा। कंप्लीट रिवाइज मारेंगे, वर्कबुक जो आपको दी थी फिर से सॉल्व कर लेना, डायमेंशन अच्छे से याद हो जाएंगी। क्वेश्चंस सेल्फ सॉल्व कर लीजिएगा, जितने कर पाए मैक्सिमम कोशिश करनी है। ये नहीं कि सर छूट गया था, मेरे को गुस्सा आ रहा है, ऐसा कुछ नहीं, जितना कर पाए। प्लस सिग्निफिकेंट फिगर के रूल्स आपको रिवाइज करने हैं केमिस्ट्री से। निखिल सर ने कराए हैं आपको, मुझे पता है, ठीक है। निखिल सर ने आपको कराए हैं, मुझे पता है। हम देखे हमारा समय बच सकता है, लेकिन नहीं, मैं भी आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है, क्योंकि आप लोगों ने यहां काम कर लिया है। सिग्निफिकेंट रूल्स आपको रिवाइज करके रखने हैं। मैं पहले एरर्स का पार्ट कराऊंगा, फिर आपको सिग्निफिकेंट फिगर्स पढ़ाऊंगा आखिरी में, ठीक है, क्योंकि एरर का पार्ट जेई ज्यादा पूछता है एज कंपेयर टू सिग्निफिकेंट फिगर्स। सिग्निफिकेंट फिगर में एक आध सवाल कभी सालों साल में आ गया तो आ गया, वैसा सिनेरियो है। हर साल सवाल नहीं है, लेकिन एरर्स का हर साल सवाल है, तो पहला फोकस हमारा एरर्स पर रहेगा। क्लियर? यस। सर ने एक मेमे भी दिखाया था, है ना, मेमे, कि उसमें वो कह रहा था, फिजिक्स वाले कह रहे थे कि तुम केमिस्ट्री वाले करा लेंगे, और केमिस्ट्री वाले कह रहे थे तुम फिजिक्स वाले करा लियो, है। वो मेमे तुम्हें दिखाया था सर ने, ठीक है, बिल्कुल सही है, लेकिन हम होने नहीं देंगे, हम भी पढ़ाएंगे, टेंशन मत लीजिए, ठीक है। लेकिन यस, जो चीज आपको अच्छे से आती है या आती है थोड़ी सी, तो उसको हम लोग थोड़ा सा स्पीड में कर सकते हैं। जहां समय बच सकता है वहां बचाएंगे, है ना। यस, मेमे ही तो है। हाँ हाँ, स्पाइडरमैन वाला मेमे, हाँ दिखाया था ना। ये फिजिक्स वाला, फिजिक्स वो केमिस्ट्री वाले करा लेंगे, केमिस्ट्री वाला फिजिक्स वाले करा लेंगे। हाँ सर, मेमे नहीं होता है, क्या होता है फिर? मेमे, मीमी। हाँ, हिंदी में मेमे कह रहे होंगे, इंग्लिश में मीमी कहते होंगे, है ना। मीमी तो होता होगा। हाँ, क्या कहते? देखो, तुम्हें क्या लग रहा है, मुझे नहीं पता था। मैं चाहता हूं कि तुम भी ये चीज समझो। जब तुम सारे बच्चे कह रहे हो कि सर इसको ये बोलते, बोलने में तुम्हें ई को अंदर लाना ही पड़ा, समझिएगा। हाँ,
जब आप मेरे को समझाने की कोशिश कर रहे हैं तो ई को बीच में लाना पड़ा, तभी आप बोल पा रहे हैं मीम। लेकिन अंग्रेजी में भाई सब क्या है, क्यों तंग कर रहे हैं दुनिया को है? जब मीम कर ई लिख रही, ऐसा तो है नहीं कि हटा दिया हो, ई लिख भी रहे हैं तो बेटा बीच में लिख दो, कम से कम बोलने में तो आसान हो। ये तो भाई साहब बाद में मुझे पता लगा इसको मीम कहते हैं। मैंने 1 साल तक मैं बोला है, लोग हंसते रहते थे भाई बताना मत, इसको मजा आ रहा है। फिर मेरे को बाद में समझ आया कि भाई साहब मीम कहते हैं, और फिर मेरे को इतना गुस्सा आया अंग्रेजों पर। मैंने कहा MEME, जब इसको मीम कहना था तो ई को अंदर ले ले भाई, हम जैसे लोगों की इज्जत तो बचे है? 1 साल तक मैं कह रहा हूं कि भाई बड़ा मस्त मैं आया है। हाँ, वैसे सब मसाला है, धीरे धीरे आपको यूज टू हो जाओगे, आपको समझ आ जाएगा कब कौन सी चीज मसाला है, कौन सी चीज क्या है। ठीक है, ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते ही रहिए। ये जर्नी वैसे ही बहुत कठिन है, तो इसमें हंसते मुस्कुराते हम लोग चीजों को पढ़ेंगे। यस, लव यू ऑल, लव यू ऑल। इसी एनर्जी के साथ अगली क्लास में आप जरूर आइएगा, रिवाइज करके आइएगा। नया टॉपिक स्टार्ट हो रहा है हमारा एरर्स वाला पार्ट, उसमें पीछे का इतना रिक्वायरमेंट नहीं है, पीछे का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। कोई नया दोस्त आपका स्टार्ट करना चाहता हो, स्टार्ट कर ले और पीछे धीरे धीरे अपना बैकलॉग कवर कर ले। ठीक है, तो फिर अपन लोग मिलेंगे बेटा नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टाटा बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिए, मचाते रहिए।